आज के इस वीडियो में भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान के 2500 प्रश्नों का ये पहला भाग लेके आ रहे हैं। यहाँ पर एक ही वीडियो में आपको 250 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वीडियो शुरू करें उससे पहले अगर आप चाहते हैं इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना या फिर टेस्ट लेना तो सेपरेट तरीके से आप इस ऐप को डाउनलोड करके इसका टेस्ट भी दे पाएंगे और पीडीएफ भी। इस ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। सभा कब भंग होती है? राज्यसभा कब भंग होती है ये बताना है आपको। तो इसमें से देखा जाए तो सही उत्तर होगा कभी नहीं। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 से 3 सेकंड मिल रहा है, तो अपना उत्तर कमेंट करके बताते रहिए। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है। अगर पूछा जाए कि लोकसभा, तो लोकसभा 5 साल की कार्यकाल होता है और इसे समय से पहले भी भंग किया जा सकता है प्रधानमंत्री या फिर केंद्रीय कैबिनेट के लिखित देने पर। यहाँ पे आपको समझना होगा कि जो हम संसद कहते हैं वो संसद है क्या। संसद मतलब होता है लोकसभा, उसके बाद राज्यसभा और प्रेसिडेंट को जोड़ करके। यानी कि कोई भी चीज़ जब कानून बनेगा तो उनको इन तीनों जगहों से गुजरना पड़ेगा, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे था क्वेश्चन राज्यसभा के बारे में, तो राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है। अगला है कि भारत में राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसके समक्ष पेश करेंगे। मतलब जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है अपना रिजिग्नेशन किसको देंगे, ये अगर त्याग पत्र देना चाहें तो इनमें से अगर आप देखेंगे तो सही उत्तर है वाइस प्रेसिडेंट को, मतलब कि उपराष्ट्रपति को। होता क्या है कि जो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देंगे ये उपराष्ट्रपति को देंगे, जो उपराष्ट्रपति हैं ये अपना त्याग पत्र देंगे तो राष्ट्रपति को देंगे। ये आपको अच्छे से देख लेना है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। बात हो रही है केंद्रीय मंत्रिमंडल की, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की कैबिनेट होती है उसकी। तो यहाँ पे जो ये मंत्री परिषद होती है किसके प्रति उत्तरदायी होती है, मतलब कि इसको किसको जवाब देना पड़ता है ये समझिए। तो जनता को तो जवाब देना ही नहीं है, क्योंकि एक बार जीत गए तो कहिए कुछ करिए कुछ, कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 साल तो रहना ही रहना है। तो इनमें से अगर आप देखेंगे तो सही उत्तर है संसद को। संसद कहने का मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा में जो भी वहां पे सवाल पूछे जाएंगे इन लोगों को जवाब देना पड़ता है, चाहे वो लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो। अगला क्वेश्चन है कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। चलिए यहाँ पे योजना आयोग है और जो कि अब बदल चुका है और इसका नाम हो गया है नीति आयोग। नीति आयोग कब बदला? 1 जनवरी 2015 को। तो चलिए आप बताइए कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो ये होते हैं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री योजना आयोग का भी अध्यक्ष होता था और नीति आयोग का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं। आपको समझना होगा योजना आयोग के बारे में। तो योजना आयोग का काम था भारत सरकार के लिए योजना बनाना, लेकिन नीति आयोग का काम है सरकार को किसी भी योजना के बारे में सजेशन देना। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के द्वारा मौलिक अधिकार दिए गए हैं। मतलब कि जो संविधान में आपको मौलिक अधिकार मिलता है ये किसको मिलता है? केवल वयस्क नागरिकों को या फिर पूरे देशवासियों को, केवल सेंट्रल गवर्नमेंट को या फिर केवल राज्य सरकार को? तो सही उत्तर है समस्त देशवासियों को। जिनके पास भारतीय नागरिकता है उनको जो भी मौलिक अधिकार है मिलते हैं। हालांकि अगर नागरिकता नहीं है, अगर आप विदेशी हैं और यहाँ घूमने के लिए आए हैं, तब भी आपको कुछ मौलिक अधिकार मिलते हैं। यहाँ पे अगर पूछ लिया जाए कि मौलिक अधिकार कितने हैं, तो अगर एक भारतीय नागरिक की बात करें तो मौलिक अधिकार पहले 7 थे लेकिन अब 6 हैं। मौलिक अधिकार को कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है USA यानी कि अमेरिका से। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष अमेरिका के संविधान के समान है। बस वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम। USA से क्या लिया गया है? तो अगर आप इसमें से देखेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा मौलिक अधिकार। यहाँ पे कानून का शासन हमने कुछ भाग इसका अमेरिका से लिया है, कुछ ब्रिटेन से, क्योंकि अमेरिका में भी कानून का शासन जो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट वाला रूल है अमेरिका में भी लगता है। तो इस तरह इसमें से सही उत्तर हो जाएगा मौलिक अधिकार। मौलिक कर्तव्य एक होता है, तो मौलिक कर्तव्य को हमने लिया है USSR यानी कि आज के रूस से। अगला क्वेश्चन है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। राज्य पुनर्गठन आयोग
तो ये थे फजल अली। देखिए हुआ क्या कि 1950 में जब भारत का संविधान लागू हो गया तो यहाँ पे हर जगह राज्य पुनर्गठन की मांग हो रही थी, जैसे कि गुजरात की, असम में नागालैंड की, और इसी तरह लगभग हर जगह लोग अलग अलग स्टेट की मांग कर रहे थे। इसे देखते हुए एक राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया फजल अली की अध्यक्षता में। वहाँ पे एक दो चीज़ें देखना था कि राज्य का जो पुनर्गठन करना है, राज्यों का जो बंटवारा करना है, किस आधार पे किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं से आपको बांटना है तो जनसंख्या के आधार पे बांटा जाए, बोली के आधार पे बांटा जाए, क्षेत्र के आधार पे बांटा जाए। तो इसके लिए जो फजल अली आयोग बना, ये बना था राज्य पुनर्गठन आयोग। तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि 1953 में सबसे पहले आंध्र प्रदेश की घोषणा की गई, आंध्र प्रदेश के लिए। और अगर आपसे पूछा जाए कि भाषा के आधार पे बनने वाला पहला स्टेट कौन सा है, तो ये है आंध्र प्रदेश। देखिए हुआ क्या था कि उस समय एक व्यक्ति थे राम मल्लू, और उन्होंने आमरण अनशन किया, कहा कि तेलुगु वासियों के लिए आंध्र प्रदेश चाहिए, और 56 दिन लगातार आमरण अनशन किए और उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद जो मौजूदा सरकार थी उस समय की, जवाहरलाल नेहरू जी की, उन्होंने क्या किया कि इसके लिए आदेश जारी कर दिया और ये बन गया 1956 में। तो पहला जो स्टेट बना भाषा के आधार पे, ये है आंध्र प्रदेश। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे फजल अली। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। यूएन की बात की गई है, जो कि देखा जाए तो लगभग 193 प्लस देशों का एक समूह है। तो इसको मतलब इसकी स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, और आपको बता दें कि इसका सन था 1945, ये भी जानिए, और डेट है 24 अक्टूबर, यानी कि हर साल 24 अक्टूबर को ही मनाएंगे। सही उत्तर है 24 अक्टूबर को हर साल यूएन दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 15वीं लोकसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के कितने स्थान आरक्षित थे। देखिए 15वीं हो, 16वीं हो, या फिर जो भी हो, अभी जब तक कोई चेंज ना हुआ हो, तो उस समय तक जो 552 सीटें हैं, इनमें से जो यहाँ पे पूछा गया है एसी के लिए, तो एसी के लिए 84 सीटें हैं, एसटी के लिए 47 सीटें हैं। तो ये सीटें आरक्षित होती हैं। आरक्षित होने का ये मतलब है कि यहाँ पे कोई एसी का कैंडिडेट ही खड़ा होगा, चाहे वो किसी पार्टी से हो। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई ओबीसी या फिर जनरल का कैंडिडेट खड़ा हो सकता है। यहाँ पे कोई चुनाव नहीं लड़ेगा, केवल एसी का कैंडिडेट ही लड़ सकता है, चाहे वो कोई भी पार्टी से हो, बिना पार्टी का हो। तो इसके लिए सही उत्तर है 84। अगला क्वेश्चन है कि गरीबी हटाओ नारा किसके नाम से जुड़ा है। मतलब कि गरीबी हटाओ का नारा इसमें से किसने दिया था, एक लाइन में ये क्वेश्चन है। सही उत्तर है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने नारा दिया था गरीबी हटाओ। अगला है कि संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो इसके लिए अगर आप सही उत्तर देखेंगे तो हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष। देखिए होता क्या है कि किसी भी बिल को कानून बनाने के लिए, ध्यान से सुनिए, किसी भी बिल को कानून बनाने के लिए उसे लोकसभा राज्यसभा से पास कराना जरूरी होता है। मान लीजिए मौजूदा सरकार को लोकसभा में बहुमत है और यहाँ पे 550 सीटों में से इन्हें 300 सीटें प्राप्त हैं, जो कि बहुमत है, तो ये कोई भी बिल यहाँ पे पास करा लेंगे। बात हो रही है लोकसभा की। अगर यही हम बात करें राज्यसभा की, तो यहाँ पे 250 सीटें हैं। इसमें हो सकता है कि इनको बहुमत ना प्राप्त हो, क्योंकि जो राज्यसभा होती है ये राज्यों की सभा होती है, केंद्रीय सरकार की सभा नहीं होती है। तो इसमें से अगर इनको 100 ही सीटें मिले हों या फिर केवल 200 सीटें, केवल 100 सीटें मिली हों, तो यहाँ पे ये बिल आके अटक जाएगी। बिल बहुत जरूरी है और यहाँ पे पास हो रही है, यहाँ पे आके अटक गई, फिर यहाँ आएगी, यहाँ पे पास होगी, यहाँ पे आके अटक जाएगी। तो इस तरह जब बार बार बिल रुक जाएगी तो सरकार क्या करेगी कि इसके लिए एक संयुक्त अधिवेशन लाएगी, संयुक्त बैठक लाएगी। और यहाँ पे संयुक्त बैठक लाएगी तो क्या होगा कि इन सारे लोगों को एक साथ बैठाया जाएगा, इन सारे लोगों को एक साथ बैठाया जाएगा, और जो उनकी संख्या होगी, मतलब कि 5.5 और 250 यानी कि 800 में से 401 अगर लोग बिल के पक्ष में वोट दे देते हैं तो ये पास हो जाएगा। क्योंकि इसमें सरकार के पास ज़्यादा सीटें थी और इसमें कम थी, दोनों मिला करके एक बिल को पास करा सकते हैं। अब देखिए संयुक्त बैठक से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, पूछा जाएगा नहीं, पूछा जाता है। ये जो संयुक्त बैठक वाला है ये किस आर्टिकल के तहत है,
पहला क्वेश्चन आर्टिकल 108। दूसरा कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। कौन बुला सकता है? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चौथा क्वेश्चन, इसका चेयरमैन कौन होगा? तो लोकसभा का स्पीकर। लोकसभा का स्पीकर। ये 4 क्वेश्चन, मतलब जब भी संयुक्त बैठक की बात आएगी ये 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला है कि संविधान की किस अनुसूची में क्षेत्रीय 22 भाषाओं को शामिल किया गया है? तो ये है 8वीं अनुसूची। अगला क्वेश्चन है कि भारत गणतंत्र कब बना? बेहद आसान क्वेश्चन। गणतंत्र और स्वतंत्र में आप कंफ्यूज नहीं होंगे, हमें पता है। तो आप अपना उत्तर कमेंट करके बताइए कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन इतना आसान है और इसीलिए हम छोड़ रहे हैं। सभी लोग इसका उत्तर कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला है कि कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? इनमें से कौन सा ऐसा अधिकार है जो कि राजनीतिक अधिकार नहीं है? तो इस क्वेश्चन को अगर आप हल करना चाहते हैं, इसका उत्तर चाहते हैं, तो बस आप ये देखिए कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें राजनीति की बात नहीं की गई है। तो पहला है सार्वजनिक पद प्राप्ति। कोई भी पद मिलेगा और सार्वजनिक, तो राजनीति की बात की गई है। मतदान, मतलब कि मतदान होगा तो राजनीति होगी। शिक्षा, मतलब यहाँ पे नहीं किया गया। और चुनाव, मतलब कि राजनीति होगी। यानी कि सही उत्तर है शिक्षा का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार नहीं है। अगला है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए? जो मौलिक कर्तव्य हैं ये कब जोड़े गए भारतीय संविधान में? तो देखिए मौलिक कर्तव्य जोड़े गए कहाँ से, ये भी पूछा जाता है। तो ये जोड़े गए यूएसएसआर से, सोवियत संघ से, जो मतलब कि आज का रूस कह सकते हैं इसको, हालांकि ये पूरी तरह सही नहीं है। तो ये जोड़ा गया 1976 में संविधान संशोधन करके। तो बस ये जानिए कि ये रूस से लिया गया है, 1976 में जोड़ा गया। मौलिक अधिकार पूछा जाए तो अमेरिका से लिया गया है। अगला है कि किन 2 प्रकारों से नागरिकता मिलती है? किन 2 प्रकारों से नागरिकता मिलती है? भारत की नागरिकता कैसे है? तो ये है नैसर्गिक और अंगीकृत। भारत की नागरिकता सिंगल नागरिकता है, मतलब कि अगर केवल आप भारत के नागरिक हैं तो भारत के ही रहेंगे। अगर आप किसी और देश की नागरिकता लेते हैं तो आपको यहाँ की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी। जैसे कि उदाहरण के लिए आप अक्षय कुमार को ले लें, अगर उदाहरण, जो एक्टर हैं, तो ये अक्षय कुमार के पास, जिन्होंने भारत की नागरिकता छोड़ दी, अब ये कनाडा के नागरिक हैं। तो जब ये कनाडा के नागरिक ले लिए नागरिकता, तो इनको भारत की नागरिकता छोड़नी पड़ी। तो ये एक उदाहरण है, आप देख सकते हैं। अगला है कि कौन सी धारा संसद तथा राज्य विधानमंडलों में अनुसूचित जातियों के लिए सीटों का आरक्षण बताती है? मतलब कौन सी ऐसी धारा है जिसमें कि बताया गया है कि जो विधानमंडल है, विधानसभा वाला, उसमें एससी और एसटी की कितनी कितनी सीटें रहेंगी? तो ये है धारा 330 और 332। अगला है कि सामाजिक समता से क्या मतलब समझते हैं? सामाजिक समता से आप क्या समझते हैं ये बताना है। तो अगर यहाँ पे ऑप्शनों को देखें तो इसमें से सही उत्तर होगा समाज में भेदभाव ना हो, मतलब कि वहाँ पे कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए समाज के आधार पे। जैसे कि समाज में ये इस समाज से हैं, वो उस समाज से हैं, तो कानून, मतलब कि इनमें कोई भेदभाव ना हो। कानून वाला ये कानून के समता का अधिकार है, सामाजिक समता का अधिकार नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज प्रणाली में महिलाओं के लिए कितने % सीटें आरक्षित है? यहाँ पे परसेंटेज दिया गया है। तो अगर आप देखेंगे तो सही उत्तर है 33%। हालांकि कहीं कहीं जो स्टेट गवर्नमेंट है इसे बढ़ा रही है, लेकिन अगर ऑल ओवर देखा जाए तो ये 33% ही है। अगला है कि आधुनिक समय में विधि का एकमात्र साधन कौन है? विधि का एकमात्र साधन, तो विधि मतलब कानून का एकमात्र साधन है शासन। अगला क्वेश्चन है कि भारत में मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है? तो ये क्वेश्चन दूसरे तरह से रिपीटेड है, सही उत्तर है संसद को। अगला है कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का क्या मतलब होता है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र जैसा कि भारत है, तो इसका मतलब क्या है? तो अगर आप देखेंगे तो इनमें से आपका सही उत्तर क्या होगा? बी, धर्म विहित राष्ट्र, मतलब कि जिसका कोई धर्म ना हो, जहाँ पे सभी धर्मों को माना जाए। अगला है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? बात हो रही है हाई कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट की तो सबको पता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लेकिन हाई कोर्ट का कौन करता है? तो ये भी किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और ये जो सुप्रीम कोर्ट होती है उसके सजेशन पर ही होता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य घटक नहीं है? इनमें से कौन ऐसा है जो जिसके बिना भी राज्य रह सकता है? तो अगर आप इनमें से देखेंगे तो सही उत्तर है सत्ता।
सत्ता जरूरी नहीं है, शासन, भूभाग और जनता, ये तीनों राज्य के घटक हैं। अगला है कि भारतीय गणतंत्र में किस राज्य की सदस्यता कैसी होती है। मतलब जो गणतंत्र है इसमें जो भारत के राज्य हैं इनकी सदस्यता कैसी है, मतलब कि अनिवार्य है या फिर ऐच्छिक है। तो आप देखेंगे तो ये अनिवार्य है, ऐसा नहीं है कि कोई भी राज्य इसमें से अलग होकर अपना काम कर सकता है। सभी को भारतीय गणतंत्र में रहना जरूरी है। महात्मा गांधी ने कब हरिजन पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया था, आरंभ किया था यानी कि शुरू किया था। तो इनमें से अगर आप देखेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा 1933। 1933 में हरिजन पत्रिका की शुरुआत हुई थी महात्मा गांधी के द्वारा। यहाँ पे देखिए आपने सुना होगा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में, यानी कि हिंदी में कहें तो इसको हम कहते हैं गोल मेज सम्मेलन। गोल मेज सम्मेलन को आपको समझना होगा क्योंकि यहाँ से कई क्वेश्चन आते हैं और गोल मेज सम्मेलन से ही ये जो हरिजन पत्रिका है अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। गोल मेज सम्मेलन कहाँ होता था, पहला तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है। तो ये होता था ब्रिटेन में। इसमें कितने गोल मेज सम्मेलन हुए, 3 हुए। तीनों में कौन भाग लिया, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कांग्रेस किस नंबर वाले में भाग ली, तो केवल दूसरे में। कांग्रेस की तरफ से किसने भाग लिया, तो महात्मा गांधी ने। देखिए होता क्या था कि वहाँ पे एक गोल मेज था बड़ा सा, उसी के चारों ओर लोग बैठे थे, इसीलिए उसका नाम गोल मेज सम्मेलन हुआ। और ये ब्रिटेन में होता था। कुल मिला के 3 हुए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने मतलब अकेले इंडिविजुअल वो तीनों में भाग लिए। लेकिन जो कांग्रेस थी, कांग्रेस की तरफ से गांधी जी ने केवल दूसरे में भाग लिया। जब गांधी जी वहाँ भाग लेने के लिए गए तो वहाँ अंबेडकर जी अलग निर्वाचन की मांग कर रहे थे। अलग निर्वाचन का ये मतलब कि गांधी जी का मानना ये था कि जो भी दलित है उनके लिए सब कुछ अलग कर दीजिए, उनका एक अलग क्षेत्र बना दिया जाए। तो गांधी जी ने इसका पुरजोर विरोध किया। गांधी जी ने कहा कि अगर यही होता रहा तो पूरा देश बंट जाएगा। तो गांधी जी ने इसका विरोध किया, लेकिन अंग्रेज भी यही चाहते थे जो भीमराव अंबेडकर मांग कर रहे थे। कहीं ना कहीं भीमराव अंबेडकर भी नहीं समझ रहे थे कि आखिर अंग्रेज चाहते क्या हैं। वहाँ पे गांधी जी इसका विरोध किए और चले आए वापस इंडिया। जब गांधी जी इंडिया आ गए तो उनको जेल में बंद कर दिया गया। कहाँ के, पूना में। 1932 में उनको जेल में बंद कर दिया गया। उसके बाद से जब ये दूसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस खत्म होता है तो जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे पूना आए और यहाँ पे जेल में गांधी जी से मिले। तो यहाँ पे जब ये दोनों लोग मिले तो गांधी जी ने कहा कि अलग निर्वाचन की मांग ठीक नहीं है। आप ये कर सकते हैं कि यहाँ पे जो दलित हैं उनके लिए कुछ सीटें रखी जा सकती है लोकसभा या फिर राज्यसभा में, या फिर उनके उत्थान के लिए हमें काम करना होगा। उनको केवल अलग निर्वाचन देना ठीक बात नहीं है। तो अंबेडकर जी इसे मान गए और इसे हम कहते हैं पूना पैक्ट। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पूना पैक्ट किसे कहते हैं। तो जो गांधी जी और भीमराव अंबेडकर में समझौता हुआ था पूना के यरवदा जेल में, उसे हम कहते हैं पूना पैक्ट। ये समझौता हुआ था 1932 में और इसी में गांधी जी ने कहा कि हम अब दलितों के उत्थान के लिए काम करेंगे। वहीं पे गांधी जी ने एक नया शब्द दिया, नाम था हरिजन। उसी के 1 साल बाद यानी कि 1933 में गांधी जी ने हरिजन पत्रिका की शुरुआत की। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। बेहद आसान क्वेश्चन और देखा जाए तो महत्वपूर्ण भी। सही उत्तर है 1942। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन तब शुरू हुआ जब भारत में क्रिप्स मिशन आया था। क्रिप्स मिशन, हर एक क्वेश्चन के साथ हम आपको इतना बता देंगे कि आपको मतलब एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा मटेरियल मिल जाएगा। तो देखिए क्रिप्स मिशन आया था 1942 में। क्रिप्स मिशन में जो क्रिप्स थे वो लेबर पार्टी से थे। ये भी कभी कभी आपसे पूछा गया है, लेकिन चलिए इसे हम बाद में बताएंगे। यहाँ पे देखिए होता क्या है कि 1939 से लेकर के 1945 के बीच ये जो टाइम पीरियड है यह दूसरे विश्व युद्ध का है, वर्ल्ड वार का। वहाँ हुआ क्या कि जो अंग्रेज थे, अंग्रेज और इंग्लैंड, ये लोग हार रहे थे। जर्मनी जापान जीत रहा था। तो वहाँ पे अंग्रेजों ने अपना एक मिशन भेजा, नाम था क्रिप्स मिशन, भारत में। और भारत में ये लोग आकर के महात्मा गांधी और जो भी मुस्लिम लीग के बड़े नेता थे उनसे इन लोगों ने कहा कि आप लोग अपने लोगों को कहिए कि जो अंग्रेजों की आर्मी है उसमें शामिल हो, उसमें भर्ती हो, और अगर हमें जीत जाते हैं, जो दूसरा विश्व युद्ध चल रहा है वो हम जीत जाते हैं, तो आपको डोमिनियन स्टेट दे देंगे। डोमिनियन स्टेट, नाम याद रखिएगा,
डोमिनियन स्टेट। डोमिनियन स्टेट का मतलब ये होता है कि आधा आज़ादी। आधा आज़ादी का मतलब कि आप इस तरह समझ सकते हैं, देश में कुछ पदों पर आप हो जाएंगे लेकिन जो मेन वाला बड़ा पद होगा वो हम ही रहेंगे, इस तरह आप समझ सकते हैं। तो गांधी जी ने इसे पूरी तरह खारिज कर दिया और लोग भी उग्र हो गए थे। तो गांधी जी ने इसे खारिज करते हुए कहा कि यह एक उसी बैंक के चेक के जैसे है जो कि बैंक अब क्रैश होने वाला है। उसके बाद से गांधी जी ने यहीं पे कहा था करो या मरो। तो कई बार पूछा जाता है कि करो या मरो किसने कहा था, तो महात्मा गांधी जी ने कहा था। कब कहा था, तो 1942 में कहा था, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। भारत छोड़ो आंदोलन में ढेर सारे लोगों को मार भी दिया गया और कई जगह समानांतर सरकार भी बनाई गई और इसमें था सबसे पहला जिला बलिया, उत्तर प्रदेश का बलिया। अगला क्वेश्चन है कि रॉलेट एक्ट किस वर्ष में पारित हुआ। जो रॉलेट एक्ट था ये किस वर्ष आया। सीधा सीधा क्वेश्चन है और इसका सीधा सीधा उत्तर है 1919। रॉलेट एक्ट को गांधी जी ने काला कानून कहा था। काला कानून क्यों? क्योंकि रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून था जिसमें आप ना अपील कर सकते हैं, ना अपील, ना दलील, ना वकील। इस कानून को कहा जाता था कि इसके खिलाफ ना तो आप अपील कर सकते हैं, ना तो आप दलील दे सकते हैं, ना तो आप कोई वकील कर सकते हैं। इसमें क्या था कि जब अंग्रेजों को लगेगा कि आप मतलब देश विरोधी गतिविधि में हैं तो आपको उठा के जेल में रख दिया जाएगा 3 महीने के लिए। और इस समय क्या होता है, इस समय अगर आप जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ दें जहां स्पेशल एक्ट है, तो वहां पे होता क्या है कि आपको अगर पुलिस गिरफ्तार करती है तो 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश करना होता है जज के सामने। जज को बताना होता है कि इनका ये जुर्म है और इनको हमने गिरफ्तार किया है, बाकी ये आगे आपके ट्रायल चलता रहेगा, लेकिन यहाँ पे 24 घंटे के अंदर आपको कोर्ट में डालना होता है। यहाँ पे जो ये रॉलेट एक्ट आया था इसमें 3 महीने का प्रावधान था कि किसी भी व्यक्ति को केवल शक के आधार पर अंग्रेज 3 महीने तक जेल में रख सकते हैं। गांधी जी ने इसे काला कानून कहा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि गांधी जी ने किस एक्ट को काला कानून कहा था। यहाँ पे 1919 में एक और बड़ा एक्ट आया था, नाम था मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। याद रखिए, पूछा जाता है मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कब आया था, तो 1919 में। एक और रिफॉर्म है जो पूछा जाता है, ये है मार्ले मिंटो रिफॉर्म। मार्ले मिंटो रिफॉर्म ये कब आया था, तो 1909 में। 1909 में आया था मार्ले मिंटो रिफॉर्म और 1919 में आया था मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। 1919 की बात कर रहे हैं तो 1919 में एक बड़ी घटना हुई थी। ये हुई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड। डेट था 13 अप्रैल 1919। तो ये सारे फैक्ट हैं जो आपको रॉलेट एक्ट का नाम आते ही याद हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि 1935 के भारत सरकार का अधिनियम किस निर्णय से संबंधित था। जो 1935 का अधिनियम आया ये किस निर्णय से संबंधित था। देखिए इसमें क्या थी कि इसमें प्रांतों को स्वायत्तता दी गई। प्रांतों को स्वायत्तता दी गई, जो भी प्रांत बनाए गए उसमें अलग अलग चुनाव की प्रक्रिया थी। ये था 1935 का भारत सरकार अधिनियम। तो अगला क्वेश्चन है कि भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। मतलब कि बात हो रही है 1947 की देखा जाए तो 1947 के समय पर अगर पूछा जाएगा कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो इनमें आप देखेंगे तो कोई नहीं है और इसके लिए सही उत्तर है क्लाइमेट एटली। क्लाइमेट एटली इसके लिए सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है कि स्टैफोर्ड क्रिप्स किस दल या समूह का था। जो स्टैफोर्ड क्रिप्स था, जो कि क्रिप्स मिशन में आया था, क्रिप्स मिशन में हेड इंचार्ज था, ये पूछा जा रहा है कि किस दल का समूह था, इसकी पार्टी कौन थी, तो ये था लेबर पार्टी का। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने किसान आंदोलन शुरू किया था कहाँ से। जब गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से आए तो उन्होंने किसानों के लिए एक आंदोलन शुरू किया। तो ये आंदोलन उन्होंने शुरू किया था चंपारण में। आप देखेंगे कि साबरमती में या फिर अहमदाबाद में भी उनका कई आंदोलन हुए, लेकिन जब किसानों की बात होगी तो सही उत्तर होगा चंपारण। अगला क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना आंदोलन कहाँ से शुरू किया। सुभाष चंद्र बोस भी अंग्रेजों के विरुद्ध काम किए, तो उन्होंने अपना जो आंदोलन था ये कहाँ से शुरू किए, तो ये शुरू किए सिंगापुर से।
अगला क्वेश्चन है कि किस राष्ट्रीय नेता को लोकहितवादी कहा जाता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि कई लोगों को उनके उपनामों से जाना जाता है, जैसे कि महात्मा गांधी जी को महात्मा कहा गया, रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा जाता है। तो जो लोकहितवादी हैं ये कहा जाता है गोपाल हरि देशमुख को। चलिए आप कमेंट करके बताइए, एक क्वेश्चन कमेंट करके बताइए, देश बंधु किसको कहा जाता है? देश बंधु किसको कहा जाता है? इसका उत्तर आप हमें कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस ने कब कांग्रेस की अध्यक्षता से त्याग पत्र दे दिया था? एक बार ऐसा आया कि जब सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष चुने गए, लेकिन गांधी जी ने उनके कुछ मामलों का विरोध किया और इसके चलते सुभाष चंद्र बोस ने जो कांग्रेस थी उसको छोड़ दिया। ये सन था 1939। जब सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस को यहाँ पे छोड़ दिया तो यहाँ से सुभाष चंद्र बोस ने एक अलग एक तरह से कहिए तो पार्टी की स्थापना की। इसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। नाम याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक 1939। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी ने सबसे पहले भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ से किया? सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ से किया? तो ये था, अगर आप इसमें से देखेंगे तो चंपारण। चंपारण में ये किसानों के लिए किए। और कौन से किसान थे? तो नील खेतिहर थे, जो नील की खेती करते थे। ये है कहाँ चंपारण? तो ये है बिहार में। अगला क्वेश्चन है कि गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? जो गदर पार्टी था, जो गदर पार्टी बनाई गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, तो इसका मुख्यालय कहाँ था? तो ये था सैन फ्रांसिस्को में। सैन फ्रांसिस्को में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है और बेहद आसान क्वेश्चन कि भारत छोड़ो आंदोलन को कांग्रेस ने कब शुरू किया? तो ये क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ेंगे, इसका उत्तर आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और इसलिए छोड़ेंगे क्योंकि इसी वीडियो में अभी 4 से 5 क्वेश्चन पहले हमने इस क्वेश्चन को बताया है, भारत छोड़ो आंदोलन। इसी समय गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। तो इस क्वेश्चन का उत्तर आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि फूट डालो और राज करो, इसकी नीति किसने अपनाई? तो यहाँ पे इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। कभी कभी पूछा जाता है कब अपनाई गई? तो 1905 में। 1905 में क्या हुआ था? तो बंगाल का विभाजन कर दिया गया। बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ये विभाजन कब रद्द किया गया? 1911 में। और ये 1912 में पूरी तरह एक्टिव हो गया। यहाँ पे आप देखेंगे कि 1912 में एक और घटना होती है। जो पहले कलकत्ता राजधानी थी, उस समय कलकत्ता ही थी, भले आज कोलकाता हो गई हो, तो उस समय कलकत्ता से इसको दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के दौरान किसने अपनी वकालत छोड़ दी? ये वकालत करते थे, लेकिन जो 1920 का असहयोग आंदोलन चला उसमें इन लोगों ने अपनी वकालत छोड़ दी। तो इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू, और इन्होंने अपनी वकालत छोड़ दी थी। अगला क्वेश्चन है कि मेरे पास खून, पसीना और आंसू के अतिरिक्त देने के लिए कुछ भी नहीं है, ये किसने कहा था? तो दरअसल ये वहाँ के प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, नाम था विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल। अगला क्वेश्चन है कि नमक सत्याग्रह के दौरान निम्नलिखित में से कौन गांधी जी से जुड़ा? इनमें से कौन है जो कि नमक सत्याग्रह के दौरान, नमक सत्याग्रह जो कि गुजरात में हुआ, वहाँ पे जो टैक्स लगा दिया गया था नमक पे, उसका विरोध करने के लिए गांधी जी ने 240 किलोमीटर की पैदल यात्रा की और वहाँ पे नमक बनाकर सांकेतिक रूप से इस कानून का विरोध किया गया। तो इस समय गांधी जी से जुड़ी सरोजनी नायडू। तो अगला क्वेश्चन है कि भारत के उत्थान के लिए जन चेतना जगाने हेतु किसने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की? लंदन में, देखिए अगर लंदन में पूछा जाए तो ये किया गया था ग्रैंड ओल्ड मैन द्वारा। अब ग्रैंड ओल्ड मैन कौन है, किसको हम ओल्ड मैन बोलते हैं? तो ये हैं दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को लंदन में एक बार मतलब कि इनको ये चांस मिला था इंडिया एसोसिएशन की स्थापना करने का। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी द्वारा संपादित अंग्रेजी जो साप्ताहिक था उसका नाम क्या था? अभी आपने देखा कि उन्होंने 1933 में हरिजन का प्रकाशन किया, लेकिन इन्होंने एक अंग्रेजी पत्रिका का भी संपादन किया। नाम क्या था उसका? उसका नाम था यंग इंडिया। उसका नाम था यंग इंडिया। तो देखिए वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर अभी तक आपने इसको लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और इसके ढेर सारे पार्ट ऑलरेडी अपलोड है, आपको इस वीडियो का लिंक या फिर इस चैनल का प्लेलिस्ट चेक करना चाहिए। क्वेश्चन है कि भारत में सामाजिक भेदभाव की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए
इल्बर्ट बिल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? इल्बर्ट बिल, तो ये लिया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा। ये सारे डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ बताने लायक नहीं है, आपको सीधे नाम ही याद रखना पड़ेगा। जैसे पूछा जाता है सती प्रथा को किसने बैन किया, तो ये किया गया था विलियम बैटिक के द्वारा, लॉर्ड विलियम बैटिक के द्वारा। बैटिक या फिर बैटिंग लिखा जाता है। अगला है कि महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह कब शुरू किया गया, तो चंपारण यानी कि बिहार में, और ये शुरू किया गया इनके आने के 2 साल बाद यानी कि 1917 में। गांधी जी 1915 में आए 9 जनवरी को, तो इसी के लिए हम हर साल प्रवासी दिवस मनाते हैं। और इसके 2 साल बाद उन्होंने 1917 में चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से त्याग पत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की, तो अगर आपने ध्यान से देखा हो तो ये हमने आपको बताया है अभी। 1939 में इन्होंने त्याग पत्र दे दिया और उसके बाद इन्होंने बनाया फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया इन्होंने, और फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में बनाया गया। देखिए स्वराज पार्टी ये 1923 में बनी थी, तो आप स्वराज पार्टी को हमने गलती ट्रिक किया है, ये फॉरवर्ड ब्लॉक इसका सही उत्तर है। 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी को किसने शुरू किया, तो ये शुरू किया गया था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। देखिए ये जो प्रश्न है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, यहाँ से कुल मिला के 4 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी को किसने शुरू किया, पहला प्रश्न तो यही होता है, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। दूसरा प्रश्न ये होता है कब शुरू किया गया, तो ये होता है 1905 में। तीसरा प्रश्न में ये पूछा जाता है कि उस समय की कोई घटना बताइए जब सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की आरंभ मतलब स्थापना हुई थी, तो इस समय हुआ था बंगाल विभाजन, क्योंकि बंगाल विभाजन एक बड़ी घटना थी और ये हुई थी 1905 में। अब जब बंगाल विभाजन का नाम आ जाता है तो ये भी पूछा जाएगा कि ये किसके द्वारा किया गया था, ये किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। देखिए इतना सब आपको याद रखना होगा, मतलब इसका विभाजन, बंगाल का विभाजन कब हुआ, किसने किया, और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी कब बनाई गई, किसके द्वारा बनाई गई। अगला क्वेश्चन है कि किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति नहीं है। आप देखते हैं कि जहां पर भी एक पूर्ण राज्य है वहां पर राज्यपाल है, लेकिन उनको इनमें से कौन सी शक्ति नहीं है, तो चारों ऑप्शनों को देखेंगे। पहला है विधानसभा को भंग करने की, तो विधानसभा को भंग करने की शक्ति राज्यपाल को होती है, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री लिखित में देता है तो राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में तो पूछा गया है कि नहीं है। तो दूसरा देखेंगे तो विधानसभा स्थगित करने की, तो विधानसभा को स्थगित करने की शक्ति राज्यपाल में नहीं होती है, तो आखिर ये किस में होती है, तो ये होती है विधानसभा के अध्यक्ष में। विधानसभा के अध्यक्ष में ये पावर होता है। तीसरा देखेंगे विधानसभा बुलाने की, तो ये शक्ति होती है राज्यपाल के पास। विधानसभा का सत्रावसान करने की, तो ये भी शक्ति होती है। यानी कि इन चारों ऑप्शनों में से अगर आप देखें, पहला, तीसरा और चौथा को राज्यपाल कर सकते हैं, लेकिन जो दूसरा है उसको राज्यपाल नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। बेहद आसान क्वेश्चन है और हमें नहीं लगता कि हमें इसका उत्तर बताने की जरूरत है। आप सभी लोग इसका उत्तर जरूर बता पाएंगे, लेकिन चलिए उत्तर बता देते हैं। ये है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था दिल्ली चलो। आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले जैसे गांधी जी के कुछ नारे हैं जिनको बार बार पूछा जाता है, जैसे करो या मरो, करो या मरो, ये किसने कहा था, तो ये कहा गया था महात्मा गांधी के द्वारा। कब कहा गया था, तो 1942 में। 1942 में क्या हो रहा था, तो यहाँ पे हो रहा था एक आंदोलन जिसका नाम था भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसी समय गांधी जी ने कहा करो या फिर मरो। अगला क्वेश्चन है कि 15वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है। तो देखिए यहाँ पे आपको जानना होगा कि इस समय कौमी लोकसभा चल रही है, बात की गई है इस क्वेश्चन में 15वें की। तो 15वें की थे मीरा कुमार। यहाँ पे देखिए इस समय कौन चल रहा है ये भी आपको जानना होगा। तो इस समय 17वीं लोकसभा है और 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला। 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे सुमित्रा महाजन। सुमित्रा महाजन
जो कि मध्य प्रदेश से थी, लेकिन जो ओम बिरला है ये राजस्थान से है। तो कहने का मतलब ये है कि आप जब भी मतलब एग्जाम देने जा रहे हैं, जिस साल भी, उस समय आपको पता होना चाहिए कि कौन लोकसभा है, कौन नंबर की, और इस समय लोकसभा का अध्यक्ष कौन है। लोकसभा अध्यक्ष से भी कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि इनका चुनाव कैसे होता है, तो आप जान लीजिए जो भी सदस्य चुन करके जाते हैं वही लोग इनमें से एक अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस कांड के बाद असहयोग आंदोलन को बंद करना पड़ गया था। मतलब कि इनमें से कौन है जिसके बाद से असहयोग आंदोलन को बंद करना पड़ गया था। तो ये हुआ था चौरी चौरा कांड। देखिए असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ ये पूछा जाता है। तो असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था 1920 में। 1920 में बंद कब कर दिया गया? 1922 में। असहयोग आंदोलन में क्या था कि गांधी जी ने कहा था कि मतलब सहयोग नहीं करना है। तो वहाँ पे जब ये आंदोलन चल रहा था तो 1922 में गोरखपुर में एक जगह है, नाम है चौरी चौरा। वहाँ पे हुआ क्या था कि कुछ प्रदर्शनकारियों ने, मतलब जो स्वतंत्रता संग्रामी थे, उन्होंने एक पुलिस चौकी को घेर लिया और उस चौकी को चारों तरफ से बंद करके उसमें आग लगा दी गई। उसमें कुल मिला के लगभग 22 पुलिस वाले जिंदे जल गए। जब ये पुलिस के लोग मर गए तो गांधी जी इससे बहुत आहत हुए, और आहत होने का कारण ये था कि जो ये 22 लोग थे सभी इंडियन थे, भले ये अंग्रेज के लिए काम कर रहे थे। इससे गांधी जी ने आहत होकर के इस आंदोलन को बंद कर दिया। तो ये था असहयोग आंदोलन। डेट याद रखिए 1922 और 1920, लगभग 2 साल चला भी। अगला है कि निम्नलिखित में से किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है। जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है इसमें से किसका पदेन अध्यक्ष होता है? तो ये होता है नियम समिति का। देखिए इसी तरह एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है ये कौन होता है। तो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है हमेशा वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, और जो उपराष्ट्रपति होगा वो पदेन सभापति होगा राज्यसभा का। राज्यसभा का कार्यकाल कितने टाइम का होता है कमेंट करके बताइए कमेंट बॉक्स में। जो भी लोग ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन जो भी लोग हैं अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, लाइव चैट बॉक्स में नहीं। अगला है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। राज्य लोक सेवा आयोग, जैसे अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो यूपीपीएससी, इस तरह जो राज्य के लोक सेवा आयोग हैं उनके सदस्यों की बात की गई है, अध्यक्ष की बात नहीं की गई है। तो इनकी नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा। कई जगह आप देखेंगे कि मतलब 2 राज्यों को मिला करके एक सेवा आयोग बनाया गया है। तो इस तरह की वहाँ के सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? तो पूरी तरह उनको राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन जहाँ पे सिंगल राज्य के लिए सिंगल लोक सेवा आयोग है वहाँ पे राज्यपाल इसकी नियुक्ति कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो ये थी एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1885 में। दूसरा, किसने किया था? A.O. ह्यूम ने। तीसरा, ये कहाँ का था? तो ये था यूरोपीय। उसके बाद से ये जो आज कांग्रेस आप देख रहे हैं ये वही कांग्रेस है जिसकी स्थापना उस समय हुई थी। और यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि पहली महिला अध्यक्ष, तो ये थी एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान में समवर्ती सूची में रखा गया है। देखिए समवर्ती सूची क्या है ये पहले समझ लीजिए, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि सही उत्तर है जनसंख्या नियोजन एवं परिवार नियोजन। सबसे पहले जानिए समवर्ती सूची क्या है। जब संविधान बनाया गया तो 3 तरह की सूची बनाई गई। पहला राज्य के लिए, दूसरा केंद्र के लिए, और एक तीसरी दोनों के बीच की बनाई गई, नाम था समवर्ती सूची। राज्य के लिए वो बनाए गए जिसका मतलब कि अगर इसी में से किसी भी मुद्दे पे कानून बनाना होगा तो डायरेक्ट राज्य उस पे कानून बनाएगा, केंद्र वाले में केंद्र कानून बनाएगा, और समवर्ती वाले में दोनों को पावर दिया गया, राज्य को भी केंद्र को भी। जैसे कि इस समय अगर आप देखेंगे तो जनसंख्या नियोजन पे या फिर परिवार नियोजन पे कोई भी कानून नहीं है। तो वहाँ पे कोई भी स्टेट चाहेगा तो ये अपना एक कानून बना सकता है। तो जो स्टेट वो कानून बनाएगा वो उस स्टेट में लागू हो जाएगा। उदाहरण के लिए अगर आप बता दें कि अगर ये मान लीजिए बिहार है और ये जनसंख्या को लेकर कोई कानून बनाता है तो बिहार में तो वो कानून लागू रहेगा, लेकिन बिहार के अलावा जो अदर स्टेट है उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, यहाँ पे वो कानून नहीं लागू होगा। लेकिन
अगर उसी मुद्दे पे मतलब परिवार नियोजन पे ही केंद्र सरकार बाद में कोई कानून लाती है तो ये पूरे देश में लागू होगा और जो बिहार है इसमें भी लगेगा और बिहार का जो अपना वाला रूल था ये खत्म हो जाएगा। तो ये है समवर्ती सूची। अगला क्वेश्चन है कि पुदुचेरी को भारतीय संघ में कब सम्मिलित किया गया। तो अगर आप इन ऑप्शनों पे गौर करें तो सही उत्तर होगा 1956। देखिए जब भारत 1950 में पूरी तरह आज़ाद हुआ मतलब कि अपना संविधान भी लागू कर दिया गया, उसके बाद भी गोवा, पुदुचेरी इस तरह के कुछ स्टेट थे जो कि भारत में शामिल नहीं थे, तो पुदुचेरी को 1956 में शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र और राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं। प्रशासनिक संबंध पूछा गया है। प्रशासनिक संबंध कैसा हो तो ये होता है 256 से लेके 263 के बीच में, ये आर्टिकल है और ये कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अगला है कि भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। वित्त आयोग, तो इसके सदस्य की नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा। वित्त आयोग का गठन होता है आर्टिकल 280 के तहत। इसका कार्यकाल होता है 5 साल का। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की विशेषता क्या है। यहाँ पे आपके ऑप्शन है, अगर आपको पता है तो अपना उत्तर कमेंट करके बता सकते हैं। सही उत्तर है जाति, धर्म और राष्ट्रीय हित। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी। उच्चतम न्यायालय मतलब कि सुप्रीम कोर्ट। सही उत्तर है इसमें से अगर आप देखेंगे फातिमा बीबी, लेकिन अगर यहीं पे हाई कोर्ट पूछ दिया होता तब क्या सही उत्तर होता, क्या आप बता पाएंगे कमेंट करके। तो ये है लीला सेठ और ये बनी थी हिमाचल प्रदेश से। अगला क्वेश्चन है कि गोवा को भारतीय गणराज्य का हिस्सा कब बनाया गया। सीधा सीधा ये समझिए कि गोवा भारत में कब मिलाया गया। ये था सन, कमेंट करके बताइए, 1961। देखिए हुआ क्या था कि 1498 में पहला पुर्तगाली व्यक्ति भारत आया था। तब से लेकर के 1961 तक ये लगभग पुर्तगालियों के कब्जे में ही रहा। तो यहाँ पे भारत के आज़ाद होने के 11 साल बाद भी पुर्तगाली यहाँ पे थे। इनको हटाया गया बाद में 1961 में और तभी भारत को गणतंत्र मतलब गोवा को भारत का एक हिस्सा बनाया गया। हालांकि इसको राज्य का दर्जा बहुत बाद में मिला। अगला क्वेश्चन है कि जो विदेश को भेजे जाने वाले विभिन्न प्रतिनिधि मंडल होते हैं, इनमें व्यक्तियों का नामांकन कौन करता है। यहाँ पे आपके ऑप्शन है। सही उत्तर है लोकसभा अध्यक्ष। चलिए कमेंट करके बताइए इस समय लोकसभा अध्यक्ष कौन है। और आपको इसी समय का नहीं बताना है, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, जिस साल भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, उस समय लोकसभा का अध्यक्ष कौन है, उनका नाम हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का लगातार 2 बार राष्ट्रपति बना। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 2 बार लगातार। तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कहाँ से थे ये भी पूछा जाता है, तो ये थे बिहार से। देखिए हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति है ये पद 5 साल के लिए है, देखा जाए तो 5 साल के लिए है। हालांकि उससे पहले इन पे महाभियोग लगाया जा सकता है। तो ये जो 5 साल वाली प्रक्रिया है, लेकिन इसमें कहीं नहीं लिखा गया है कि कितने बार, चाहे जितने बार भी एक व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है। मिनिमम उम्र सीमा होनी चाहिए 35 साल। लेकिन जो अमेरिका है, अगर बात कर लें अमेरिका की, तो वहाँ पे एक व्यक्ति को 4 साल के लिए नियुक्त किया जाता है। 4 साल के साथ केवल वो 2 बार नियुक्त होगा, केवल 2 बार। तो ये डिफरेंस है भारत और अमेरिका के कानून में। अगला क्वेश्चन है कि किसी अधिनियम संविधान का सबसे पहला उदाहरण कौन है। मतलब अधिनियमित मतलब कि आप देखेंगे कि जो हमारे यहाँ जैसे मौलिक कर्तव्य लिया गया है, अब मौलिक अधिकार लिया गया है, तो ये है अमेरिकी संविधान। अब अमेरिका संविधान से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने मौलिक अधिकार कहाँ से लिया है, तो ये हमने लिया है अमेरिका से। मौलिक कर्तव्य हमने कहाँ से लिया है, क्या आप कमेंट करके बताएंगे। USSR मतलब कि रसिया। अगला क्वेश्चन कि राष्ट्रपति देश में आपात स्थिति की घोषणा निम्नलिखित में से किसके लिखित परामर्श प्राप्त करने के बाद ही कर सकते हैं। मतलब कि देश में अगर आपात लगाना है तो राष्ट्रपति को परमिशन लेनी पड़ेगी। लिखित किसके द्वारा, तो सही उत्तर है संघीय मंत्रिमंडल, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो कैबिनेट होती है
उसके द्वारा अगर आपको परमिशन नहीं मिलती है तब तक आप आपात स्थिति की घोषणा नहीं कर सकते हैं। अगला है कि लोकप्रिय प्रभुसत्ता का समर्थन किसने किया था। क्वेश्चन अगर देखा जाए तो पूरा विश्व इतिहास से है और अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइए। सही उत्तर है टी.एच. ग्रीन ने। टी.एच. ग्रीन ने। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के सम्मुख किसने संविधान की प्रस्तावना को प्रस्तुत किया था। प्रस्तावना से भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पूछा जाता है कि प्रस्तावना मतलब क्या समझते हैं, तो प्रस्तावना में ही लिखा गया है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, भारत को एक, इस तरह जो भी है ये प्रस्तावना है। इसमें एक बार संशोधन हुआ है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि प्रस्तावना में अभी तक कितने बार संशोधन किया गया है, तो केवल 1 बार। अगला है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थानीय निकायों पर राज्य सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है। इनमें से कौन सा ऐसा एरिया है जहां राज्य सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है, तो अगर आप देखेंगे तो इनमें से सही उत्तर है नियम निर्धारण। अगला क्वेश्चन कि मौलिक अधिकारों पर निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, तो ये लगाया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। देखिए मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है, ये भी कई बार पूछा गया है। तो पहले 7 थी लेकिन अब 6 कर दिया गया। तो बस आप ये जानिए कि मौलिक अधिकार की संख्या है 6, हमने लिया है अमेरिका से, और इस पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। मान लीजिए अगर कोई सरकार आप पर प्रतिबंध लगा दे तब इसके लिए आप जाएंगे सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट। अगला क्वेश्चन कि जो स्थानीय एमपी और एमएलए होते हैं निम्नलिखित में से किसके पदेन सदस्य होते हैं। एमपी और एमएलए, देखिए यहाँ से हम एक इंटरेस्टिंग सवाल पूछने वाले हैं आपसे, तो पहले इस क्वेश्चन को देख लें। तो ये होते हैं पंचायत समिति के, ये पदेन सदस्य होते हैं, मतलब कि एक्स ऑफिसियो। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, लेकिन एक क्वेश्चन जो आप हमें कमेंट करके बताएंगे बिल्कुल अपनी भाषा में, एमपी कहाँ बैठते हैं, जो यहाँ पे एमपी शब्द है, और एमएलए कहाँ बैठते हैं। मतलब आपको बताना है कि ये लोग बैठते कहाँ हैं, कौन विधानसभा में बैठता है, कौन लोकसभा में बैठता है, या फिर कौन राज्यसभा में बैठता है। जो भी आपको समझ में आता है कमेंट करके बताइए अपनी भाषा में। अगला क्वेश्चन है कि योजना आयोग कब बनाई गई। बेहद महत्वपूर्ण सवाल और कई बार परीक्षाओं में डायरेक्ट पूछा गया है। तो इसका सही होगा 1925, क्योंकि जब भारत पूरी तरह आजाद हो गया तो उस समय योजना को चलाने के लिए योजना आयोग बनाया गया। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये कोई खास क्वेश्चन नहीं है और इसका उत्तर होगा नागपुर। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग कब बनाई गई। नीति आयोग, सही उत्तर है 1 जनवरी 2015। तो पहले योजना आयोग होती थी, अब योजना आयोग का नाम मोदी सरकार ने नीति आयोग कर दिया है। तो नीति आयोग बनाया गया था 1 जनवरी 2015 को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि आरएसएस का संस्थापक कौन है, तो ये भी कोई खास क्वेश्चन नहीं है और उत्तर है केशव बलिराम हेगड़वार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि निर्मल भारत अभियान कब बनाया गया था। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर, 5 सेकंड में अपना उत्तर दीजिए। सही उत्तर है 1999। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ था, तो बेहद महत्वपूर्ण सवाल और इसका सही उत्तर होगा 6 अप्रैल 1980। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद कब बनाया गया था। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर। सही उत्तर है अगस्त 1952। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय जनसंघ का स्थापना कब हुआ था। जनसंघ, सही उत्तर है 21 अक्टूबर 1991। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी, तो ये क्वेश्चन है स्वतंत्रता संग्राम से। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। सही उत्तर है महात्मा गांधी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से पूना पैक्ट समझौता करने के बाद महात्मा गांधी ने हरिजन संघ की स्थापना की थी। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय कहां पर स्थित है,
तो ये भी नई दिल्ली में है। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? जब भारत स्वतंत्र हुआ तो कौन था गवर्नर जनरल? सही उत्तर है लॉर्ड माउंटबेटन। और इन्होंने ही एक प्लान लेके आया था जिसे माउंटबेटन प्लान कहते हैं, जिसके तहत भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह क्या है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर। सही उत्तर होगा कमल। अगला क्वेश्चन है कि आम आदमी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो सही उत्तर हो जाएगा 26 नवंबर 2012। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक क्रांतिकारी आंदोलन और जन आंदोलन का रूप दिया? सही उत्तर है कुपलैंड ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला विधि और न्याय मतलब लॉ एंड जस्टिस का मंत्री कौन था? 4 ऑप्शन। सही उत्तर है भीमराव रामजी अंबेडकर, मतलब कि भीमराव अंबेडकर पहला कानून मंत्री थे ये। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। ग्रैंड ओल्ड मैन। सही उत्तर है दादा भाई नौरोजी। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम आयु कितनी होनी चाहिए, मतलब कम से कम कितनी आयु होने पर आप लोकसभा के लिए चुनाव लड़ सकते हैं? सही उत्तर है 25। लोकसभा में 25, राज्यसभा में 30 और राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति 35। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ट्रेड यूनियन। सही उत्तर है लाला लाजपत राय। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम आयु क्या है? तो अभी हमने आपको बताया है, इसका उत्तर आप हमें जरूर बताइए कमेंट करके। जल्दी कमेंट करिए, इसका सही उत्तर होगा 30। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन, फ्रांस की क्रांति, गौरवपूर्ण क्रांति। सही उत्तर है पुनर्जागरण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि योजना आयोग का प्रतिस्थापना किससे हुआ? योजना आयोग मतलब कि योजना आयोग के बाद उस योजना आयोग से क्या बना है? तो यह है नीति आयोग। हमने आपको बताया कि योजना आयोग जो था इसका नाम मोदी सरकार ने बदल के नीति आयोग कर दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि आजाद हिंद फौज कब सक्रिय हुआ? हालांकि ये बना था 1-2 साल पहले का, लेकिन इसने कब काम करना शुरू कर दिया यही आपको बताना है। सही उत्तर है 1942। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू किया गया था? सही उत्तर है 2 अक्टूबर 2014। कि सुप्रीम कोर्ट के लिए जो मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए किसी भी व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष तक का कार्य करना होना चाहिए? मतलब कि अगर कोई व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करना है तो उसे हाई कोर्ट में कितने दिन का अनुभव होना चाहिए, कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पे देखिए, किसी भी व्यक्ति को डायरेक्ट मुख्य न्यायाधीश नहीं बनाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसी भी व्यक्ति को नहीं बनाया जा सकता। पहले क्या था कि सुप्रीम कोर्ट में जो जजों की संख्या थी वो थी 31 मतलब कि 30 और 1, यानी कि 1 मुख्य न्यायाधीश और 30 जज। तो यहाँ पे होता क्या था कि जो इस जज में से, जो 31 जजों में से जो सबसे वरिष्ठ होते थे वो प्रमोट होकर के मुख्य न्यायाधीश बनते हैं। यहाँ पे किसी भी व्यक्ति को डायरेक्ट मुख्य न्यायाधीश नहीं बनाया जा सकता है। यानी कि अगर किसी भी व्यक्ति को मुख्य न्यायाधीश बनना है तो सबसे पहले उसे सुप्रीम कोर्ट में जज बनना होगा, और सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए उसे हाई कोर्ट में कम से कम 10 साल का अनुभव होना
जरूरी है। अगर वो 10 साल का अनुभव है उसके पास सुप्रीम कोर्ट में वकालत का, यानी कि वो केवल वकील है सुप्रीम कोर्ट में 10 साल तक का, तो उसे भी जज बनाया जा सकता है। अगला है कि एनजीटी यानी कि राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश, दिल्ली को यह दर्जा कब मिला, किस संविधान संशोधन के द्वारा। जैसा कि आप देखते होंगे कि जो राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश है दिल्ली, इसमें कुछ उत्तर प्रदेश के, कुछ हरियाणा के भी भाग शामिल है। तो इन भागों को जोड़ करके कब राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया गया, ये पूछा गया है आपसे इस क्वेश्चन में। सही उत्तर है 69 संशोधन जो हुआ था 1991 में, इसी में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया था, तो ये बनाया गया था 1912 में। जब 1912 में दिल्ली को राजधानी बनाया गया तो आप ये कमेंट करके बताइए कि उससे पहले यानी कि दिल्ली से पहले राजधानी कौन थी, तो ये थी कोलकाता। और कोलकाता के बाद 1912 में इसे दिल्ली बनाया गया, बाद में इसे 69वां संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया गया। आगे बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को उसके कार्यालय से हटा सकता है। मतलब कि राज्यपाल को कौन उनके पद से हटा सकता है, सीधा सीधा ये क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है राज्य विधानसभा, संसद, राष्ट्रपति और इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या लगता है कौन होगा? इसके लिए सही उत्तर होगा राष्ट्रपति। देखिए हमारे संविधान में एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पे जो कानून जिस तरह से बनता है उसे उसी तरह से हटाया जा सकता है। जैसे कि कोई कानून आया, उसे केंद्रीय कैबिनेट ने बनाया है तो उसे केंद्रीय कैबिनेट आसानी से हटा देगी। अगर किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति बैठा रहा है कहीं पे तो उसे वो आसानी से हटा सकता है अपने मर्जी से। इसके लिए कोई संविधान का अतिक्रमण या फिर कुछ नहीं देखा जाएगा, राष्ट्रपति की जब मर्जी हो उसे हटा सकता है। हालांकि इसके लिए जो केंद्रीय कैबिनेट की सलाह पे राष्ट्रपति काम करता है। तो यहाँ पे जो राज्यपाल होते हैं इनको बैठाने का काम राष्ट्रपति करते हैं और हटाने का काम भी राष्ट्रपति ही करेंगे। कभी कभी पूछा गया है कि राज्यपाल का टाइम पीरियड कितना होता है, तो ये होता है 5 साल, 5 साल के लिए अधिकतम। हालांकि उससे पहले भी राष्ट्रपति इनको हटा सकते हैं, ये उनकी इच्छा पे डिपेंड है। अगला है कि भारत में 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली कितनी जनसंख्या से ऊपर वाले राज्यों में है। मतलब कि हमारे यहाँ आप देखेंगे कि 3 लेयर का सिस्टम है, 3 लेयर का। पहले आप देखते हैं जो नीचे होता है उसे हम कहते हैं ग्राम पंचायत, उसके ऊपर जो होता है उसे हम कहते हैं क्षेत्र पंचायत या फिर ब्लॉक पंचायत, और उसके ऊपर जो सबसे ऊपर होता है उसे हम कहते हैं जिला पंचायत। ये 3 लेयर होते हैं। अगर आप गांव से हैं तो आपको ये एकदम बिल्कुल पता होगा। ग्राम पंचायत का जो चुनाव होता है इसमें जो बीडीसी होते हैं ये ब्लॉक प्रमुख चुनते हैं, और इन्हीं में से जो जिला पंचायत सदस्य का चुनाव होता है पंचायत के समय, ग्राम पंचायत के समय ही ये सदस्य जाकर के जिला पंचायत प्रमुख को चुनते हैं। तो यहाँ पे ये 3 लेयर वाली व्यवस्था, यहाँ से क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये जो 3 लेयर वाली व्यवस्था है कितनी जनसंख्या से ऊपर वाले स्टेटों में है, तो ये है 20 लाख। यानी कि कभी कभी क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो पंचायती राज प्रणाली है कहाँ से शुरू की गई, किसने शुरू किया, तो ये शुरू की गई थी पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कहाँ से? तो राजस्थान से। राजस्थान में कहाँ से? तो एक जिला है नागौर, यहाँ से ये शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट की जजों की संख्या को कौन बदल सकता है। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के जज पहले 31 थे, अब इनको संशोधित करके 34 कर दिया गया है। अभी ये लेटेस्ट में 2019 में संशोधन हुआ है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि इनकी संख्या को कम या फिर अधिक करने का अधिकार किसको है। क्या राष्ट्रपति को है, या फिर संसद को है, या फिर खुद सुप्रीम कोर्ट को है, या फिर केंद्र सरकार को है। तो सही उत्तर है कि इसका पावर केवल और केवल संसद को है। अब संसद कहने का क्या मतलब है? तो संसद कहने का मतलब है लोकसभा, इसके साथ राज्यसभा और इसके साथ प्रेसिडेंट। इन तीनों लोगों को मिला करके कहते हैं भारतीय संसद। तो संसद द्वारा जजों की संख्या को, जो कि सुप्रीम कोर्ट का है, इसको कम या फिर ज़्यादा किया जा सकता है। तो अभी जो सितंबर के महीने में इसको बदल करके पहले 31 था, अब 34 कर दिया गया है। इसमें मुख्य न्यायाधीश की संख्या ऑलरेडी ऐड है। अगला है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया जाता है। मतलब कि आप देखेंगे होंगे कि मतलब कि लोकसभा में, जो लोकसभा है इसमें जब घोषित होती है तो देखा जाता है कि लगभग 15 या फिर 20 जो होते हैं एसी होते हैं, इसी के साथ कुछ एसटी होते हैं। मतलब कि वो सीटें आरक्षित होती हैं। वहाँ पे एक एसी का कैंडिडेट ही खड़ा होगा, यहाँ पे और कोई भी कास्ट का कैंडिडेट नहीं खड़ा हो सकता।
तो ये जो इनको पावर मिला है ये किस आर्टिकल के तहत मिला है? तो ये मिला है 330, आर्टिकल 330 के तहत। देखिए होता क्या है कि जब अंबेडकर जी थे, खास करके अगर बात करें 1932 की, तो वहाँ पे अंबेडकर जी की मांग ये थी कि कुछ क्षेत्रों को फिक्स कर दिया जाए हमेशा हमेशा के लिए, दलित के लिए। लेकिन गांधी जी ने इसका विरोध किया और गांधी जी ने कहा कि जब हमारी गवर्नमेंट बनेगी तो वहाँ पे जो लोकसभा और राज्यसभा बनेगा वहाँ पे आपको आरक्षण दिया जाएगा। राज्यसभा में तो नहीं, लेकिन लोकसभा में आरक्षण दिया जाता है। और वहाँ पे होता क्या है कि हर साल 20 सीटों को, या फिर जो भी है इसके रूल, उतनी सीटों को आरक्षित कर दिया जाता है। लेकिन ये नहीं कहा गया है कि हमेशा एक ही सीटों को किया जाएगा। पता चला कि कभी उत्तर प्रदेश में से 5 किया गया, तो कभी 4 किया गया, कभी इस सीट को तो कभी उस सीट को, इस तरह करके उनको आरक्षण दिया जाता है। इस क्वेश्चन में पूछा गया था आर्टिकल, और इसके लिए सही उत्तर है 330। आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे जरूर लाइक कर दीजिए। और आपको बता दें इसका PDF डाउनलोड कर पाएंगे और इसके 9 पार्ट ऑलरेडी अपलोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में और आपको आई बटन में मिल जाएगा। अगला है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो न्याय क्षेत्र है यह किस न्यायालय की देखरेख में आता है? क्वेश्चन आपको समझा दें। देखिए होता क्या है कि अगर आप देखेंगे कि इंडिया में कुल कितने राज्य हैं, तो जब तक जम्मू एंड कश्मीर था तब तक तो 29 थे, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर के खत्म होने के बाद, मतलब कि अब उसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 2019 में, तो अब 28 स्टेट हो गए हैं और इसके साथ 9 यूनियन टेरिटरी हो गए हैं। तो आप देखेंगे कि 28 स्टेटों में 28 हाई कोर्ट होने चाहिए, लेकिन 28 हाई कोर्ट नहीं है। इस समय जो लेटेस्ट डाटा है 25 हाई कोर्ट है। पहले 24 थे, लेकिन अभी एक बढ़ा है, तो यहाँ पे अब हो गए हैं 25। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे प्रत्येक स्टेट में एक हाई कोर्ट नहीं है। तो आखिर ऐसा कौन सा स्टेट है कि या फिर ये कैसे संभव है कि 28 स्टेटों को केवल 25 हाई कोर्ट देख रहे हैं? तो ऐसा संभव है, संविधान में कहा गया है कि जो क्षेत्र छोटा होगा या फिर जो हाई कोर्ट थोड़ी बड़ी क्षमता को संभाल सकती है, उसे एक या फिर एक से अधिक राज्यों को सौंपा जा सकता है। तो यहाँ पे जो पोर्ट ब्लेयर के बारे में पूछा गया है, मतलब पोर्ट ब्लेयर और अंडमान निकोबार, तो ये आता है कलकत्ता हाई कोर्ट के अधीन। मतलब कि अगर आप अंडमान निकोबार द्वीप समूह से हैं या फिर पोर्ट ब्लेयर से हैं तो आपका कोई मामला बनता है, और अगर आप हाई कोर्ट जाते हैं तो आपको कलकत्ता हाई कोर्ट जाना होगा। उसी तरह जैसे कि अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो आपको प्रयागराज जाना होता है, या फिर मध्य प्रदेश से हैं तो जबलपुर जाना होता है। तो इस तरह जो अंडमान निकोबार और पोर्ट ब्लेयर के लोग हैं, उनका जो हाई कोर्ट है वो अंडमान निकोबार और पोर्ट ब्लेयर में नहीं है, वो है कलकत्ता, यानी कि पश्चिम बंगाल में। अगला है कि भारतीय संविधान की जो 6ठी अनुसूची है यह किन 4 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति प्रशासन के नियंत्रण से संबंधित है? मतलब कि यहाँ पे जो 6ठी अनुसूची है उसमें बताया गया है कि जो अनुसूचित क्षेत्र हैं और अनुसूचित जनजातियों के लिए क्षेत्र हैं उसमें प्रशासन का नियंत्रण कैसा होगा। तो आपको बताना है कि ये 4 राज्य कौन कौन से हैं। तो ये 4 राज्य हैं। देखिए पहला है असम, इसकी कैपिटल है दिसपुर। दूसरा है मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। आप देखेंगे कि ये सभी पूर्वोत्तर के स्टेट हैं और यहाँ पे कई लोकल मामले थे, उसे देखते हुए इन चारों को 6वीं अनुसूची में डाला गया। अगला है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुसूची में कौन सा नया राज्य बनाने के लिए संशोधित किया जाता है? मतलब कि अगर कहीं पर एक नया राज्य बनाना है तो इसके बारे में किस अनुसूची में बताया गया है? जैसे कि आप जानते होंगे कि नया राज्य बनाना या फिर किसी राज्य को हटाना, इन सब का पावर केवल और केवल संसद को है। और जहां पर हम संसद कर रहे हैं इसका मतलब क्या है? राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे ये पावर मिलता है किस अनुसूची के तहत? तो ये मिलता है पहली अनुसूची के तहत। जैसा कि आपने देखा कि 2014 में आंध्र प्रदेश से कट करके एक स्टेट बनाया गया था, नाम था तेलंगाना। तो ये पावर मिलता है पहली अनुसूची के तहत। कौन कर सकता है? तो केवल संसद कर सकती है। ऐसा नहीं है कि जो स्टेट है वो खुद ही बांट देगा। अगला है कि भारत का संविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय किस क्षेत्र के तहत लेने का अधिकार देता है? मतलब कि आप देखेंगे कि कभी कभी किसी नदी के पानी को लेकर या फिर किसी क्षेत्र को लेकर के 2 राज्यों में विवाद हो जाते हैं। जैसे कि आप उदाहरण के लिए बता दें यूपी और एमपी। या फिर क्या होता है कि कभी कभी ये होता है कि सेंट्रल में किसी और पार्टी की सरकार है और स्टेट में कोई और पार्टी की सरकार है, तो दोनों में टकराव की स्थिति आ जाती है किसी मुद्दे को लेकर। तो इन टकराव को खत्म करने का अधिकार केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट को है। यहाँ पे देखिए 2 क्वेश्चन हो गया।
पूछा जा सकता है कि इसका अधिकार किसको है, तो केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट को है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार मिला है, यह है इसकी वास्तविक न्यायाधिकार, यह है इसकी वास्तविक न्यायाधिकार। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले चलिए आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसका उत्तर कमेंट करके बताइएगा। पहले उपराष्ट्रपति का नाम क्या था? पहले उपराष्ट्रपति का नाम क्या था? और आशा है कि सभी लोग इसका उत्तर कमेंट करके बताएंगे कमेंट बॉक्स में। सभी लोगों को अपनी प्रेजेंटेशन देनी है, यहाँ पे अपना उत्तर जरूर कमेंट करके बताना है। इनमें से कौन सा राष्ट्रपति चुनाव के लिए चुनावी कॉलेज का हिस्सा है, लेकिन उसके अपील के लिए कार्यवाही में भाग नहीं लेता है? तो ये पूछा गया है, तो ये है राज्य की विधानसभा। देखिए होता क्या है कि जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उसके लिए एक कॉलेज बनाया जाता है। अब कॉलेज का मतलब ये नहीं है कि स्कूल बनाया जाता है, एक मतलब ग्रुप बनाया जाता है कि उसमें कौन कौन राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेगा। तो यहाँ पे लोकसभा, राज्यसभा और इसके साथ राज्य विधानसभा के लोग भी भाग लेते हैं, और यहाँ पे वही लोग भाग लेंगे जो कि निर्वाचित होंगे। अब निर्वाचित कहने का क्या मतलब है? निर्वाचित मतलब इलेक्टेड, निर्वाचित मतलब कि इलेक्टेड जो चुन करके आए होंगे, क्योंकि आप देखेंगे कि राज्यसभा में 12 लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, लोकसभा में 2 लोगों को मनोनीत करते हैं। तो ये जो मनोनीत करने वाले लोग हैं ये मतदान नहीं कर सकते हैं। तो जब ये लोग निर्वाचित मतलब कि जब ये पूरे लोग राष्ट्रपति को वोट देते हैं, लेकिन अगर इसमें कोई मामला फंसता है तो इसके अपील के लिए राज्य विधानसभा इसमें काम नहीं करती है। या फिर एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि जो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा तीनों लोग मिल करके राष्ट्रपति को चुनते हैं, तो क्या जब राष्ट्रपति को हटाना होगा, यानी कि जब महाभियोग लगेगा, तो इनमें से कौन उसमें भाग नहीं लेगा? तो देखिए राष्ट्रपति को चुनने में राज्य की विधानसभा तो काम करेगी, लेकिन जब राष्ट्रपति को हटाना होगा तो उसमें राज्य की विधानसभा को कोई पावर नहीं है। यहाँ आप एक बात समझिए कि भले इन लोगों को पावर है जो राज्य की विधानसभा है कि राष्ट्रपति को चुन दे, लेकिन हटाने का पावर राज्य की विधानसभा में नहीं है। मतलब कि जो पूरी प्रक्रिया होगी उसमें विधानसभा भाग लेगी ही नहीं। अगला क्वेश्चन है कि बताइए कि स्वर्ण सिंह समिति किसकी सलाह दी है? कई बार पूछा गया है कि जो ये चीज जोड़ा गया है संविधान में किसके सलाह पे जोड़ा गया है, तो ये है सरदार स्वर्ण सिंह समिति पर, और ये जोड़ा गया है मौलिक कर्तव्यों को। अब चलिए मौलिक कर्तव्य हम बता देते हैं कहाँ से लिया गया है। ये लिया गया रूस से, और रूस जिसको कि हम उस समय USSR कहते थे, सोवियत संघ कहते थे। तो ये क्वेश्चन आप कमेंट करके बताइए, और ये आपके लिए दूसरा क्वेश्चन होगा, मौलिक अधिकार हमने कहाँ से लिया है? मौलिक अधिकार हमने कहाँ से लिया है? देखिए मौलिक अधिकार हमने कहाँ से लिया है आपको बताना है। मौलिक कर्तव्य हमने रूस से लिया है, ये हमने बता दिया। मौलिक कर्तव्य को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सलाह पे ऐड किया गया था। अगला है कि लोकसभा की सबसे अधिक सीटें अनुसूचित जनजाति को किस प्रदेश में आरक्षित है? मतलब आपने देखा कि आर्टिकल 330 के तहत इनको ये पावर मिलता है, तो लोकसभा में एसी की सीटें सबसे ज्यादा किस स्टेट में है ये पूछा गया है। तो सही उत्तर है मध्य प्रदेश। मतलब कि यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से सही उत्तर क्या होगा? मध्य प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, तो अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में है? तो यहाँ पे आपको बताना है समवर्ती सूची में है, तो ये है 7वीं में वन। देखिए होता क्या है कि जब संविधान बनाया गया तो 3 अनुसूची बनाई गई, मतलब 3 सूची बनाई गई। एक थी समवर्ती, और एक थी राज्य के लिए, और एक थी केंद्र के लिए। होता क्या है कि जो राज्य की सूची है इसमें जो जो विषय लिखे गए हैं उस पे राज्य सरकार कानून बनाएगी, जो केंद्र में है उन पे केंद्र सरकार कानून बनाएगी। लेकिन कुछ ऐसे जो क्षेत्र थे उनको समवर्ती सूची में डाला गया, मतलब कि इसमें राज्य और संसद दोनों को पावर है, दोनों में से कोई भी पहले कानून बना सकता है। लेकिन जब संसद कानून बनाती है तो राज्य का जो कानून होता है वो खत्म हो जाता है। तो जो 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची में जोड़ा गया है ये है वन। अगला है कि उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव किसमें पेश किया जाता है? जो उपराष्ट्रपति हैं उनको भी हटाया जा सकता है महाभियोग के द्वारा। तो इनको जब हटाने का प्रस्ताव लाया जाएगा तो किसमें पेश होगा? तो ये पेश होगा केवल और केवल राज्यसभा में, लोकसभा में नहीं पेश होगा। देखिए यहाँ पे समझिए थोड़ा सा, अगर हम एक राष्ट्रपति को हटाने जा रहे हैं तो इसके लिए प्रस्ताव कहीं पर भी पेश किया जा सकता है, या फिर लोकसभा या फिर राज्यसभा। अगर लोकसभा में करेंगे तो 100 मेंबर के सिग्नेचर होने जरूरी है, राज्यसभा में करेंगे तो 50 मेंबर के सिग्नेचर होने जरूरी है। लेकिन यही कंडीशन अगर वाइस प्रेसिडेंट के साथ होगी तो ये इनको केवल राज्यसभा में उस बिल को लाया जाएगा। और राज्यसभा में ही क्यों?
क्योंकि जो उपराष्ट्रपति होते हैं ये राज्यसभा के सभापति होते हैं, राज्यसभा के सभापति होते हैं। तो चलिए आप कमेंट करके बताइए कि इस समय राज्यसभा के सभापति कौन है, और आपके समय मतलब जिस समय आप वीडियो देख रहे हैं आपको इसी समय का कमेंट करके बताना है। अगला है कि सीमा प्रबंधन विभाग जो होता है, मतलब कि किस देश से हमारी क्या सीमा है, तो ये जो देखता है ये किस मंत्रालय के तहत आता है, तो ये आता है होम मिनिस्ट्री के तहत। और आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा पावरफुल मंत्री है तो वो होता है गृह मंत्री। तो इनका होता है गृह मंत्रालय, और सीमा प्रबंधन को यही देखते हैं। अगला है कि क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी लोकसभा कौन सी है, तो ये है लद्दाख। क्षेत्रफल के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा क्षेत्रफल है, भले ही इनकी संख्या कम है इनमें यहाँ पे लोगों की, लेकिन क्षेत्रफल अधिक है। हालांकि यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी में विभाजित करने के बाद अब इसमें भी सुधार की गुंजाइश है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के गठित राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि का संचालन करता है। मतलब कि जो 2005 में एक राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि बनाया गया, इसका संचालन कौन करता है, तो ये किया जाता है केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा। देखिए ये होता क्या है कि जो राष्ट्रीय आपदा फंड बनाया जाता है उसमें क्या है कि कुछ पैसा रखा जाता है, और ये इसलिए होता है कि जब भी कहीं पर आपदा कोई आएगी उस पैसे का यूज उसमें किया जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान द्वारा दिए गए निम्नलिखित मौलिक अधिकारों के कारण गैर अनुदान अल्पसंख्यक संस्थानों को आरटीआई अधिनियम के दायरे से बाहर रखा गया है। मतलब कि जो हमारे यहाँ आरटीआई कानून है, राइट टू इंफॉर्मेशन, इसमें क्या होता है कि आपको अधिकार मिलते हैं, आप कुछ भी पूछ सकते हैं उनसे जो आपके अधिकार में है, लेकिन यहाँ पे जो मौलिक अधिकार के कारण कुछ अल्पसंख्यक संस्थानों को इससे बाहर रखा गया। तो यहाँ पे पूछा गया है कि यह किस आर्टिकल के तहत है, तो यह है अनुच्छेद 30 का 1। कभी कभी पूछा गया है आरटीआई का फुल फॉर्म राइट टू इंफॉर्मेशन होता है, कब लाया गया ये भी पूछा जाता है। ये होता है 2005 में लाया गया, सरकार थी कांग्रेस की। अगला है कि भारत के निर्वाचन आयोग के चुनाव से कौन सा चुनाव संबंधित नहीं है। मतलब कि भारत में ऐसा कौन सा चुनाव है जो कि भारत का निर्वाचन आयोग नहीं कराता है, तो इसके लिए सही उत्तर है राज्य की पंचायत और नगर पालिका का चुनाव। तो राज्य की जो पंचायत चुनाव होती है, जैसे कि ग्राम प्रधान का या फिर बीडीसी या फिर जिला पंचायत, इनको भारत का निर्वाचन आयोग नहीं कराता है। तो आखिर कौन कराता है, तो ये कराता है राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग कराता है इसको। अगला है कि संविधान का जो अनुच्छेद 123 है, इससे क्या मतलब है, तो इससे मतलब है राष्ट्रपति के पावर अध्यादेश का, राष्ट्रपति के पास अध्यादेश का पावर है। मतलब कि वो कोई भी अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अब अध्यादेश का मतलब क्या होता है, इसकी जरूरत क्या है, ये भी समझ लीजिए। तो अध्यादेश मतलब होता है कि जब देखिए क्या होगा कि अगर हमको कोई कानून बनाना होगा तो उसको हम लोकसभा में ले जाएंगे, राज्यसभा में ले जाएंगे, प्रेसिडेंट का सिग्नेचर होगा, वो कानून बन जाएगा। लेकिन ये जो बैठक होती है ये केवल साल भर में 2 ही बार होती है लगभग में। अब यही नहीं है कि केवल 2 बार, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन होती है केवल 2 बार लगभग। तो यहाँ पे जिस समय बैठक नहीं होगी और उस समय कोई कानून बनाना है तब क्या करेंगे, तो अगर उस समय किसी कानून की बहुत ज़रूरत पड़ गई है तो उसके लिए राष्ट्रपति को पावर मिला है आर्टिकल 123 के तहत, और राष्ट्रपति इसके लिए अध्यादेश जारी कर देंगे। मतलब कि किसी भी मुद्दे पर एक साइन कर देंगे और वो कानून बन जाएगा। ये कानून कब तक रहेगा, तो अगले 6 महीने तक। और 6 महीने कहने का मतलब ये है कि जब अगली बार संसद की बैठक होगी तो उस समय उस बैठक के जो 6 सप्ताह होगा उस समय तक इसको संसद में पास कराना जरूरी है। अगर उस बैठक के 6 सप्ताह के अंदर इसे पास नहीं कराया गया तो ये ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है। अगला है कि राष्ट्रपति पूरे देश पर या फिर किसी एक भाग पर अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या होगी, तो इसके लिए कंडीशन होती है बाह्य आक्रमण। अगर कहीं पर बाह्य आक्रमण हो गया तब भी अनुच्छेद 352 लगा दिया जाएगा, या फिर अगर सशस्त्र विद्रोह हो गया तब भी वहां पे लगा दिया जाएगा। ये आंतरिक विद्रोह भी इसी में आता है, लेकिन अशांति नहीं, विद्रोह होना चाहिए या फिर बाह्य आक्रमण होना जरूरी है। अगला है कि सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र किस उच्च न्यायालय का है,
मतलब कौन सा ऐसा उच्च न्यायालय है जो सबसे बड़े एरिया को देखता है? तो इसके लिए सही उत्तर है गुवाहाटी, और यह है असम में। चलिए कमेंट करके बताइए असम की कैपिटल कहाँ है। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन होगा, असम की कैपिटल कहाँ है, कमेंट करके बताना है। असम में सबसे ज्यादा चाय होती है भारत में। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किन बिलों के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक करके गतिरोध को हल करने का कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है? तो यहाँ पे देखिए पूछा गया है कि किस तरह के बिलों को। देखिए होता क्या है कि पहले हम किसी बिल को लोकसभा में पास कराते हैं, पास होने के बाद ही वो राज्यसभा में जाएगी। अगर यहाँ पे पास नहीं हुई तो वो राज्यसभा में नहीं जाएगी। होता क्या है कभी कभी कि वो बिल लोकसभा में पास है, राज्यसभा में गई, लेकिन यहाँ पे पास नहीं हो पाई। कई बार फिर से लोकसभा पास की, यहाँ पे पास नहीं हो पाई, फिर से लोकसभा पास की, यहाँ पे पास नहीं हो पाई। तो इस तरह की कंडीशन होने पे सरकार क्या करती है कि एक संयुक्त बैठक बुलाती है। संयुक्त बैठक का मतलब कि ये सारे लोग एक साथ बैठेंगे। ये बुलाने का अधिकार किसको है? ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। तो ये बुलाने का अधिकार केवल और केवल राष्ट्रपति को है। तो राष्ट्रपति तो बुला देंगे, लेकिन इसका जो अध्यक्ष कौन बनेगा, जो ये पूरी बैठक होगी इसका अध्यक्ष कौन बनेगा? तो इसका अध्यक्ष बनेंगे लोकसभा के स्पीकर। ध्यान से सुनिए, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जब संयुक्त बैठक होगी तो उसका अध्यक्ष कौन होगा? तो लोकसभा के जो स्पीकर होंगे वही इसके मतलब के अध्यक्ष होंगे। इसके साथ आपको ये भी समझना है कि ये भले ही राष्ट्रपति बुलाएं, लोकसभा का स्पीकर इसकी अध्यक्षता करें, लेकिन किन मुद्दों पे ये नहीं बुलाया जा सकता है? तो इसके लिए ये नहीं बुलाया जा सकता है संविधान संशोधन पे, और धन विधेयक पे तो बुलाने की जरूरत ही नहीं है। यानी कि अगर आप देखेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा ये, दूसरा और तीसरा दोनों सही है, लेकिन आप देखेंगे कि धन विधेयक पे बुलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। और ऐसा इसलिए क्योंकि धन विधेयक में केवल और केवल लोकसभा को पावर है, राज्यसभा को उतनी पावर नहीं है। अगर इसको लोकसभा पास कर देता है तो राज्यसभा को मजबूरी में पास करना ही होगा। अगर राज्यसभा नहीं पास करेगी तो 14 दिन के बाद इसे पास मान लिया जाएगा। ये तो हो गया, लेकिन आप ये बता सकते हैं कि ये किस आर्टिकल के तहत संयुक्त बैठक बुलाया जाता है? क्या आप बता सकते हैं? तो ये होता है आर्टिकल 108। चलिए आप ये कमेंट करके बताइए कि ये हमने जो संयुक्त बैठक वाली प्रक्रिया है किस देश से लिया है? तो ये लिया गया हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो ये सारे छोटे छोटे चीज हैं जो कि कई बार आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी। बात हो रही है भारत की आज़ादी के समय, यानी कि 1947। तो 1947 में आप देखेंगे तो जो वहाँ पे सरकार थी इंग्लैंड में, ये थी लेबर पार्टी की। लेबर पार्टी की सरकार थी और उसी ने कैबिनेट मिशन को भारत भेजा था, और इसीलिए जो भारत को आज़ाद करने का टाइमिंग है वो थोड़ा जल्दी हो गया। तो यहाँ पे बस आपको ये जानना है कि उस समय इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार थी। अगला है कि संसदीय शासन प्रणाली सबसे पहले किस देश में विकसित हुई। जैसा कि हम अपने यहाँ देखते हैं लोकसभा, राज्यसभा या फिर इस तरह का जो सिस्टम है, ये सिस्टम सबसे पहले किस देश में आया? क्योंकि आपको पता होगा कि भारत में जो संविधान बना है ये कई देशों से लेकर के बनाया गया है। तो सबसे पहले संसदीय प्रणाली आई थी ब्रिटेन में। जैसे हमारे यहाँ एक लोकसभा होता है लोअर हाउस, एक राज्यसभा होता है अपर हाउस, उसी तरह सेम टू सेम ब्रिटेन में भी होता है। तो उसी को लेकर के हमने अपने यहाँ लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का पद बनाया। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? प्रांतीय स्वायत्तता मतलब कि प्रांतों को छूट, स्वायत्तता मतलब कि अपनी अपनी छूट। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा अधिनियम लाया गया था जिसमें ये कहा गया कि जो प्रांत है उनकी इच्छा पे छोड़ दिया जाएगा? तो ये था 1935। देखिए 1947 में आज़ाद होने के बाद 1950 में जो भी संविधान बना, इस दौरान मतलब कि इन 3 सालों के बीच में ये 1935 पूरी तरह लागू रहा। इसके बाद भी 1950 के बाद भी 1935 के कई चीज आज भी संविधान में लागू है। देखा जाए तो 1935 को एक बहुत बड़ा फैक्टर माना जाता है भारत की आज़ादी में, क्योंकि यहाँ पे जो प्रांत थे उनको बांटने के बाद वहाँ पे चुनाव कराया गया और वहाँ पे प्रांतों की स्वायत्तता दी गई थी। बाद में जो कांग्रेस थी कई प्रांतों में अपनी सरकार बनाई। उसमें से जो सबसे बड़ा प्रांत था वो था संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत, क्या आप कमेंट करके बता पाएंगे कि संयुक्त प्रांत का आज का नाम क्या है? तो यह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश।
अगला क्वेश्चन है कि अध्यादेशात्मक शासन का उदय सबसे पहले किस देश में हुआ। मतलब कि ऐसा शासन का उदय सबसे पहले कहाँ हुआ जहां पर एक व्यक्ति अध्यक्ष होता है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है, सही उत्तर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ये होता है अमेरिका में। और आप देखेंगे कि वहां पे जो हेड होता है वो होता है प्रेसिडेंट। देखिए वहां पे जो प्राइम मिनिस्टर है इसकी कोई वैल्यू नहीं है, हालांकि पदवी नहीं होता है। लेकिन इंडिया में जो प्रेसिडेंट है उनकी उतनी वैल्यू नहीं है। इंडिया में अगर सबसे ज़्यादा कोई पावरफुल है तो वो है प्राइम मिनिस्टर। लेकिन अगर बात करें अमेरिका की तो वहाँ पे प्रेसिडेंट पावरफुल होता है। यहाँ पे जो ये प्रेसिडेंट होता है इसकी जो कार्यकाल होता है ये 4 साल का होता है। और एक व्यक्ति केवल 2 बार प्रेसिडेंट बन सकता है। बात कर लें भारत की तो भारत में प्रेसिडेंट बनने के लिए जो आपका काम मिलेगा वो 5 साल का मिलेगा। और आप कितने ही बार, मतलब कोई गिनती नहीं है, कितना बार भी आप इसके लिए निर्वाचित हो सकते हैं। तो ये डिफरेंस है इंडिया और अमेरिका के बीच में। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, हमें कमेंट करके बताइए अमेरिका की कैपिटल कहाँ है, मतलब कि अमेरिका की राजधानी क्या है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला है कि भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी। जो हमारे यहाँ संविधान सभा बनाई गई और जिसका मेन काम था संविधान को बनाना, इसको किसके कहने पे बनाया गया, ये पूछा गया है। तो ये बनाया गया था कैबिनेट मिशन योजना के आधार पे। देखिए जब भारत को आज़ाद करने की बात चलने लगी करीब 45-46 में, तो वहाँ पे ब्रिटेन से एक कैबिनेट मिशन आया और इसी के आधार पे कहा गया कि आप एक संविधान सभा गठित करिए, अपना संविधान बनाइए, और तभी जाकर के संविधान सभा गठित की गई। संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी न्यू दिल्ली में, जो लाइब्रेरी है संसद भवन की, और ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। यहाँ पे जो इसके अध्यक्ष थे ये थे अस्थाई, नाम था इनका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसके 2 दिन बाद मतलब कि 11 दिसंबर 1946 को एक अस्थाई अध्यक्ष है, नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो बस आपको ये बताना था कि जो संविधान सभा थी कैबिनेट मिशन के अनुसार बनाई गई। अगर आप सबका मतलब टाइमिंग भी जानेंगे तब भी आप कमेंट करके बता पाएंगे। देखिए ये था 1946 के आसपास, ये था 1942 में, ये था 47 में या फिर 48 में, और 46-47 है इसका, और साइमन कमीशन आया था 1927 में। तो ये आया था कैबिनेट मिशन। अगला है कि भारत में सर्वोच्च माना गया है। भारत में क्या है जो सबसे ऊपर है, बता पाएंगे कमेंट करके। ये ऑप्शन है आपके, सही उत्तर है संविधान को। संविधान सबसे ज़्यादा ऊपर है, क्योंकि चाहे वो प्रेसिडेंट हो या फिर पार्लियामेंट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो, इन सभी लोगों को संविधान के अनुसार चलना जरूरी होता है। अगला है कि संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया। अब इस क्वेश्चन को एक अलग तरीके से कहा जा सकता है, किसने प्रस्तावना पेश किया। प्रस्तावना में वही है कि हम भारत के लोग, भारत को एक, तो ये जो है ये प्रस्तावना है। तो किसने प्रस्तावना पेश किया, तो ये थे उस समय के अंतरिम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। तो इनके द्वारा प्रस्तावना पेश किया गया था, यानी कि संविधान सभा को मूर्त रूप देने का काम था पंडित जवाहरलाल नेहरू का। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सबसे ऊपर है। बात की गई है राजनीतिक व्यवस्था, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हम रुक रहे हैं ताकि आप अपना उत्तर कमेंट करके बता पाए। सही उत्तर है संसद। अगर सर्वोच्च पूछा जाएगा केवल तो हो जाएगा संविधान, लेकिन राजनीतिक व्यवस्था में होगा संसद, क्योंकि सबसे बड़ा जो एक हब है ये संसद है और इसको अधिकार है किसी भी कानून को बनाने के लिए। अगला है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सबसे ज्यादा व्यापक संविधान किस देश का है। यहाँ पे हम रुक रहे हैं ताकि आप अपना उत्तर कमेंट करके बता पाए। सही उत्तर है भारत। भारत का संविधान सबसे बड़ा है, लिखित है और सबसे व्यापक है। भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है, मतलब कि भारत में ऐसा इनमें से क्या है जो सबसे ज्यादा जिसके पास पावर है और वो किसी पे राज करने की क्षमता रखता है, तो ये है मंत्रिमंडल। देखिए होता क्या है,
जो बड़े बड़े फैसले होते हैं वो प्रधानमंत्री खुद नहीं ले सकते हैं, राष्ट्रपति भी खुद नहीं ले सकते हैं। जैसे किसी देश से युद्ध शुरू करना है तो इसके लिए प्रधानमंत्री के अकेले कहने से नहीं होगा, राष्ट्रपति के अकेले कहने से नहीं होगा, इसके लिए कहना होगा केंद्रीय कैबिनेट का, सेंट्रल कैबिनेट का। ठीक, सेंट्रल कैबिनेट अप्रूवल देती है, इसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसे फाइनल करते हैं, तो तब जा करके वहाँ पे कोई भी हम बड़ा काम कर पाएंगे। जैसे किसी स्टेट में अगर प्रेसिडेंट रूल लगाना है तब भी हमको यही करना पड़ेगा, किसी की फांसी की सजा को अगर उम्र कैद में बदलनी है तब भी यही करना पड़ेगा। तो इस तरह सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है मंत्रिमंडल। अगला है कि महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब नियुक्त किया गया? ये है आपके ऑप्शन। सही उत्तर है 1858। देखिए होता क्या है कि 1773 से लेकर के या फिर थोड़ा सा उससे पहले आप जा सकते हैं 1857 तक यहाँ पे कंपनी रूल कर रही थी। कौन कंपनी? ईस्ट इंडिया। ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी और ये मनमानी तरीके से रूल कर रही थी। जब मन किया मार दिया, जिसको मन किया जो किया, मतलब बिल्कुल मनमानी तरीके से। इनका कोई रूल नहीं था, एक गुलामों की तरह भारत के लोगों को रखा जाने लगा। लेकिन जब 1857 की क्रांति हुई, जो कि एक बड़ी क्रांति थी और ये लगभग पूरे देश में हुई, जैसे बिहार हो या फिर उत्तर प्रदेश का लखनऊ, झांसी, कानपुर, दिल्ली, तो इस तरह हर जगहों पर ये संग्राम हुआ। तो ये संग्राम होने के बाद अंग्रेजों को लग गया कि अब यहाँ पे सब कुछ ठीक नहीं रहने वाला है, अगर इसको ठीक रखना है तो हमें यहाँ पे कुछ रूल कानून बनाने होंगे। तो इसके एक साल बाद 1858 में जब इस क्रांति को बुरी तरह दबा दिया गया, उसके बाद यहाँ पे जो महारानी थी लंदन की विक्टोरिया, उनको भारत का सामग्री भी नियुक्त किया गया। यानी कि ये जो कंपनी रूल कर रही थी, इस कंपनी को अब हटा दिया गया। कंपनी को हटाने के बाद इंडिया पे रूल करने के लिए डायरेक्ट ब्रिटेन के संसद को दे दिया गया। यानी कि ब्रिटेन का संसद अब डायरेक्ट इस पे कानून बना रहा था। तो ये डिफरेंस है। और यहाँ पे एक नया पद बनाया गया, इसका नाम था वायसराय। अगला है कि भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन से उधार लिया गया था। मतलब कि हमारे यहाँ जो कलेक्टर का पद है डीएम, तो ये हमने कहाँ से लिया है ये आपको बताना है। तो ये हमने लिया है इंग्लैंड से। देखिए हमने चूंकि जो भी संसद वाला सिस्टम है इंग्लैंड से लिया है, और ये जो कलेक्टर का पद है डीएम, ये भी हमने इंग्लैंड से ही लिया है। अगला है कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? कितने भाग? और आप ध्यान रखेंगे कि इस तरह जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा हमेशा यही पूछा जाता है कि जब संविधान बनाया गया तो ये था 22। अगला है कि मार्ले मिंटो सुधार बिल कब आया? मार्ले मिंटो सुधार तो ये आया था 1909 में। एक और बिल पूछी जाती है, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, ये कब आया? क्या आप बता पाएंगे? 1919 में। 1919 में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। 13 अप्रैल 1919 को कहाँ पे हुआ था? अमृतसर में। कहाँ पे? अमृतसर में। ये कहाँ पर है? पंजाब में। तो ये सारे छोटे छोटे फैक्ट आपको पता होने चाहिए। अगला है कि जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व होता है, हमने कहाँ से लिया है? अब राज्य का नीति निर्देशक तत्व क्या होता है? मतलब इसमें ये बताया गया है कि जो भी राज्य होगा अपने जनता के लिए, अपने पब्लिक के लिए अच्छे कानून बनाएगा। तो ये जो पावर मिला है राज्य को, ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है आयरलैंड से। देखिए मौलिक कर्तव्य हमने लिया है रूस से, मौलिक अधिकार अमेरिका से, संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से, और नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से। संघवाद मतलब कि जो केंद्र होगा वो पावरफुल होगा, ये हमने लिया है कनाडा से। तो इस तरह ये सारे फैक्ट आपको पता होने जरूरी है। कानून के समान संरक्षण मतलब कि कानून की नजर में सब बराबर होंगे, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया है हमने अमेरिका से। अमेरिका से ही हमने मौलिक अधिकार भी लिया है। अमेरिका से ही हमने जो प्रेसिडेंट पे महाभियोग लागू करना होता है वो भी लिया है। तो ये सारे कई कानून हमने अमेरिका से लिया है।
अगला है कि रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था कब? रेगुलेटिंग एक्ट, तो रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था 1773 में। 1773 में। अगर आप संविधान या फिर इंडियन पॉलिटी पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको यही पढ़ाया जाता है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। भारत का संसदीय प्रणाली प्रभावित है, मतलब कि हमारे यहाँ जो संसद का लेन देन सिस्टम है ये कहाँ से हमने लिया है? तो बेहद आसान क्वेश्चन, इसको तो हमने अभी बताया था, ये लिया गया है इंग्लैंड से। अगला है कि लिखित संविधान की अवधारणा सबसे पहले कहाँ जन्म ली? जैसे कि सबसे पहले कहाँ पर लिखित संविधान लाया गया, ये पूछा गया है। तो सबसे पहले ये लाया गया था फ्रांस में। और चलिए आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कमेंट करके बताइए फ्रांस की कैपिटल कहाँ है, मतलब कि राजधानी। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगला है कि भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? संघवाद, अभी हमने आपको बताया, अगर याद हो तो, संघवाद का मतलब ये होता है कि जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट पावरफुल हो, सेंट्रल गवर्नमेंट पावरफुल हो। जैसे आप इंडिया में देखेंगे तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल होती है। तो ये पूछा गया है, तो ये लिया है हमने कनाडा से। कनाडा की जो कैपिटल है वो है ओटावा। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ओटावा, तो जरूर याद रखिए इन सब छोटे छोटे फैक्टों को। अगला है कि भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो ये है नम्य और अनम्य, मतलब कि थोड़ा लचीला है, थोड़ा हार्ड है, कहने का ये मतलब है। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन होता है? अभिभावक मतलब गार्जियन, तो ये होता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट होता है, क्योंकि अगर आपका मौलिक अधिकार का हनन होता है तभी आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। किसी भी मामले को चैलेंज करने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, कहीं पर भी संविधान की अवहेलना हो रही है तो। यहाँ पे कई लोग राष्ट्रपति को ट्रिक करते हैं, लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि जो राष्ट्रपति हैं 1976 के बाद पूरी तरह सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आ गए हैं, तो यहाँ पे ये सही उत्तर नहीं होगा। अगला है कि जो 42वां संविधान संशोधन किया गया, ये इसमें कौन सा शब्द जोड़ा गया इनमें से? सबसे पहले ये जानिए कि ये किया गया था 1976 में, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और ये शब्द जोड़े गए थे, यानी कि इसमें सही उत्तर होगा समाजवाद। अगला है कि भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? कैसा है भारतीय संविधान? तो ये है कुछ कठोर और कुछ लचीला। भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा? मतलब कि कौन था जिसने संघवाद को सहकारी संघवाद कहा? तो ये थे जी ऑस्टिन। कि संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले पहले व्यक्ति इनमें से कौन है? बात की गई है यूएन में। यूएन में अगर बात की जाए और हिंदी में, तो इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी, और देखा जाए तो ये पहले प्रधानमंत्री भी है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? जो हमारी संविधान बनाने के लिए संविधान सभा बनाई गई थी, इसका पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, ये पूछा गया है। तो ये हुआ था दिल्ली में। देखिए, संविधान सभा को लेकर के कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि संविधान का निर्माण कब से शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ था 9 दिसंबर 1946 से। यहाँ पे जब ये बन के तैयार हुआ तो लागू हो गया 26 जनवरी 1950 को। तो इस तरह कई क्वेश्चन बनते हैं संविधान से। अगला है कि इंटरनेशनल कम्युनिकेशन यूनियन का मुख्यालय कहाँ पर है? ये क्वेश्चन बेहतरीन है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का उत्तर पता है तो तुरंत कमेंट करके आप अपना उत्तर बता सकते हैं। इंटरनेशनल कम्युनिकेशन यूनियन का मुख्यालय है जेनेवा में। जेनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड में। अगला है कि संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? कहने का मतलब यह है कि ऐसा कौन सा प्रांत है या फिर स्टेट है जिसके सबसे ज़्यादा लोग थे संविधान सभा में। तो ज़्यादा कहने का मतलब कि अगर आप सोचेंगे तो यही होगा कि जो प्रांत या फिर स्टेट सबसे बड़ा रहा होगा, तो उस समय था संयुक्त प्रांत। लेकिन अब संयुक्त प्रांत कहाँ गया? तो ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश पहले संयुक्त प्रांत था, बाद में ये उत्तर प्रदेश बना और बाद में 2000 में इसमें एक बंटवारा भी हुआ उत्तराखंड के रूप में। अगला है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? जो हम पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल मनाते हैं,
ये मनाते हैं हम 5 जून को। 5 जून को मनाते हैं हर साल विश्व पर्यावरण दिवस। अगला है, लेकिन उससे पहले चलिए कमेंट करके बताइए महिला दिवस कब मनाते हैं। महिला दिवस ये कब मनाया जाता है, आपको इसका उत्तर हमें कमेंट करके बताना होगा कमेंट बॉक्स में। अगला है कि भारतीय संविधान के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। कहने का मतलब ये है कि जब संविधान सभा बैठी तो पहले दिन कौन अध्यक्ष रहा, तो पहले दिन अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। देखिए हुआ क्या था कि 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान बनना शुरू हुआ तो हमारे पास अस्थायी अध्यक्ष थे, नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 2 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर 1946 को एक अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए, इनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये 2 क्वेश्चन हैं जो कि पूछे जाते हैं। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने निम्नलिखित में से कौन सा दिन, मतलब कौन से दिन मानव अधिकारों के लिए घोषणा पत्र स्वीकार किया था। यानी कि यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए इसमें से आपको बताना है कि किस वर्ष में यूएन में मानव अधिकार के लिए घोषणा पत्र लाया गया। तो अगर आप इसमें से देखेंगे तो सही उत्तर है 1948। यूएन की स्थापना कब हुई थी या यूएन दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है और 24 अक्टूबर 1945 को यूएन की स्थापना की गई थी। अगला है कि संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकार किया, मतलब कि भारत में संविधान कब पूरी तरह लागू हो गया। तो ये लागू हो गया था 15 अगस्त नहीं 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को ये संविधान पूरी तरह लागू हो गया। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने जज होते हैं। जो आईसीजे है, मतलब कि जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, वहाँ पे कितने जज होते हैं। जैसे कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि पहले भारतीय जज कौन थे, तो ये थे नगेंद्र सिंह। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कितने जज होते हैं, तो इनकी संख्या होती है 15। कितनी संख्या होती है? 15। तो अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को कब को अपनाया गया, किसके द्वारा। यहाँ पे किसके द्वारा पूछा गया है, तो अगर आप देखेंगे तो सही उत्तर है संविधान सभा के द्वारा। संविधान सभा ने बनाया था और संविधान सभा ने इसको अपनाया भी। अगला है कि यूएन से जुड़ा पहला विशिष्ट संगठन कौन है, मतलब इसमें से कौन सा ऐसा संगठन है जो कि यूएन से जुड़ा पहला विशिष्ट संगठन है जो पहले बनाया गया। तो ये है, अगर आप इसमें से देखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यूएन से जुड़ा पहला विशिष्ट संगठन है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द जोड़े गए। पहला था समाजवादी और दूसरा था धर्मनिरपेक्ष। आपको बताना है किस संविधान संशोधन में, तो ये जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन में। कब? 1976 में। 1976, और आपको जो इसका नंबर है दोनों याद रखना है। अगला है कि आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ पे है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, तो ये है अमेरिका में, और अमेरिका में अगर आप देखेंगे तो 2 ऑप्शन है, लेकिन इसमें से सही है अमेरिका की कैपिटल वाशिंगटन डीसी में। वाशिंगटन डीसी जो कि अमेरिका की कैपिटल भी है, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय है। अगला है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है। यूनेस्को जो कि हर देशों में से के जो अच्छे अच्छे टूरिस्ट के लिए प्लेस होते हैं उनको छांटती है और उसको अपने श्रेणी में रखती है। तो ये है जेनेवा में। जेनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड में यूनेस्को का मुख्यालय है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। देखिए जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है इसमें कुल मिला के 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 होते हैं अस्थायी होते हैं, मतलब कि ये हमेशा रहेंगे। 10 होंगे ये अस्थायी होंगे। अस्थायी मतलब कि इनका चुनाव होता है और ये 2 साल के लिए उसमें बनाए जाते हैं। भारत भी कई बार रहा है, लेकिन ये जो 5 है ये फिक्स हैं, ये कभी भी उसमें से नहीं हटते हैं, ये 5 उसमें रहते हैं। अब देखिए होता क्या है कि किसी भी मुद्दे पे जब कोई फैसला लेना होता है तो ज़रूरी है कि इन 5 लोगों का उसमें मतलब कि वोट पड़े। जैसे 5 वोट हैं तो इसमें से 5 वोट पड़ना जरूरी है, भले हाँ या फिर ना पे पड़े। लेकिन कई बार क्या होता है कि कई देश ऐसे हैं जो अपने साथी देश को बचाने के लिए वीटो कर देते हैं। वीटो करने का मतलब कि कुछ नहीं, न वोट देंगे, मतलब वोट ही नहीं देंगे, ना तो हाँ ना तो ना। तो इस तरह जब भी इस तरह की कंडीशन आएगी उस पर कोई भी मतलब कि कार्रवाई नहीं हो सकती। तो इस तरह कई बार पूछा गया है कि सबसे अधिक बार वीटो किसने किया है, तो सबसे अधिक बार वीटो किया है रूस ने, और पाकिस्तान को लेकर के पाकिस्तान का साथ देने के लिए कई बार वीटो चाइना भी किया है।
तो इनमें से अगर आप देखेंगे अस्थायी सदस्य के बारे में, तो जर्मनी नहीं है। जर्मनी को छोड़कर रूस, अमेरिका और इंग्लैंड है। तो अगला क्वेश्चन है यूएनडीपी का फुल फॉर्म बताना है आपको। यूएनडीपी का यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो अगर आप देखेंगे तो इसमें से सही उत्तर है यू से यूनाइटेड, एन से नेशंस, डी से डेवलपमेंट और पी से प्रोग्राम। यानी कि सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी का फुल फॉर्म। अगला है कि जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है इसमें कुल कितने राष्ट्र हैं। देखिए इनकी संख्या बढ़ती रहती है, तो जरूरी है कि जब आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो इसे कंफर्म करके जाएं। वैसे मौजूदा में जो इनकी संख्या है वो 193 है। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सबसे अधिक बार निषेधाधिकार मतलब कि वीटो का प्रयोग किस देश ने किया है। तो अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा है तो आप बता पाएंगे। सही उत्तर है रूस। रूस ने सबसे अधिक बार वीटो का प्रयोग किया है। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य हैं। अभी हमने आपको बताया था, तो यहाँ पे कुल मिला के 15 सदस्य हैं, जिसमें से 5 होते हैं अस्थायी जिनको कभी नहीं हटाया जा सकता, और 10 होते हैं अस्थायी जो कि केवल 2 साल के लिए बनाए जाते हैं। अगला है कि वर्ण भेद के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था। वर्ण भेद मतलब कि जहाँ पे कलर को लेकर के लोग एक दूसरे से भेदभाव करते हैं, तो ये हुआ था दक्षिण अफ्रीका में, और ये हुआ था डरबन में, डरबन दक्षिण अफ्रीका। अगला है कि रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है। रेड क्रॉस जो कि स्वास्थ्य से संबंधित एक संस्था है, और इसको एक आध बार नोबेल पुरस्कार भी मिला है। तो इसके संस्थापक हैं जे.एच. ड्यूनार्ट। जे.एच. ड्यूनार्ट इसके संस्थापक हैं। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा की अध्यक्ष एकमात्र पहली भारतीय कौन महिला बनी। कहने का मतलब ये है कि उस पहली भारतीय महिला का नाम बताइए जो यूएन की अध्यक्ष बन चुकी हैं एक बार। तो इसके लिए सही उत्तर होगा विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित। अगला क्वेश्चन है कि यूएन कब बना, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है कब बना। तो ये बना 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है, तो ये है द हेग में। हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। कि संसद में शामिल नहीं है। आपके ऑप्शन है 4, और आपको जो सही लगता है हमें कमेंट करके बताइए। तो संसद में शामिल नहीं होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। अब आपको बता दें कि संसद में लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट ये तीनों मिल के बनाते हैं संसद को। जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है ये संसद का हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन कि कौन सी लोकसभा के चुनाव 4 चरणों में संपन्न हुए। तो ये पुराना क्वेश्चन है, इसे स्किप कर देते हैं। अगला क्वेश्चन कि युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम है। तुरंत अपना उत्तर हमें कमेंट करके बताइए। सही उत्तर है राष्ट्रपति। देखिए जो राष्ट्रपति होता है प्रेसिडेंट, ये तीनों सेनाओं का कमांडर होता है। ठीक, जो तीनों सेनाएं होती है वायु, जल और आर्मी, तो इनका कमांडर होता है। और किसी भी देश से युद्ध या फिर शांति की घोषणा करने का अधिकार प्रेसिडेंट को है। ये अलग बात है कि प्रेसिडेंट ये घोषणा अपने विवेक पे नहीं कर सकता है। इसके लिए जो कैबिनेट होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कैबिनेट, वह लिखित में जो भी देगा वही ये प्रेसिडेंट करेगा। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं। तुरंत कमेंट करिए। सही उत्तर है जनसंख्या। जिस स्टेट में ज्यादा जनसंख्या है वहां पे लोकसभा की सीटें भी ज्यादा होती है। अगला क्वेश्चन कि भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति है। सही उत्तर है ये सभी। मतलब जो प्रेसिडेंट होता है उसके पास निलंबित निषेध, पूर्ण निषेध या पॉकेट। देखिए इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी बिल राष्ट्रपति के पास जाता है पहली बार, तो राष्ट्रपति उसे पूरी तरह निषेध कर सकता है और फिर से वो चला जाएगा सरकार के पास कि फिर से उसे पास करा के भेजे, या फिर कुछ समय के लिए रोकेगा, या फिर पूरा रोक सकता है, या फिर उस पे ना तो अपना हाँ देगा ना तो अपना ना देगा। इसको कहते हैं पॉकेट वीटो। तो ऐसा हो चुका है एक बार, और ये किए थे ज्ञानी जैल सिंह ने। अगला क्वेश्चन कि भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है। सही उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका। देखिए संयुक्त
राज्य अमेरिका में जो उपराष्ट्रपति होता है वही मतलब जो वहाँ के राज्यसभा है, राज्यसभा के समकक्ष है, उसका सभापति होता है। उसी तरह इंडिया में भी जो वाइस प्रेसिडेंट होता है यह राज्यसभा का चेयरमैन होता है। तो सेम टू सेम अमेरिका जैसे है हमारे यहाँ सिस्टम उपराष्ट्रपति के मामले में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? यह है विधान परिषद। अगला क्वेश्चन, कि उपराष्ट्रपति को पद की अवधि कितने वर्ष की होती है? सिंपल सवाल ये है 5 साल। अगला क्वेश्चन, कि एक ही व्यक्ति को कितनी बार भारत का राष्ट्रपति बनाया जा सकता है? सही उत्तर है कई बार। इंडिया में जो राष्ट्रपति बनाने का रूल है यहाँ पे यही है कि एक व्यक्ति कई बार राष्ट्रपति बन सकता है। और अमेरिका जो है, अमेरिका में है 2 बार, अधिकतम 2 बार कोई व्यक्ति बन सकता है। 2 बार के बाद वो राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ेगा। इसी तरह चाइना में भी था, लेकिन अभी उसे चेंज कर दिया गया है। अब वहां पर भी कोई व्यक्ति कितना बार चुनाव लड़ सकता है। अगला क्वेश्चन, कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? सही उत्तर है अप्रत्यक्ष रूप से। वहां पे एक सिस्टम लगाया जाता है, हिंदी में कहते हैं उसको एकल संक्रमणीय। इसी से उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। अगला क्वेश्चन, कि लोकसभा का नेता कौन होता है? तो लोकसभा का नेता होता है हमेशा प्राइम मिनिस्टर। अगला क्वेश्चन, कि राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? अभी हम बता चुके हैं आपको, यह है उपराष्ट्रपति। आप इस समय के जो वर्तमान 2018 में उपराष्ट्रपति हैं उनका नाम हमें कमेंट करके बताइए अभी। अगला क्वेश्चन, कि अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो यह है लोकसभा में। देखिए अविश्वास मतलब क्या होता है कि जो मौजूदा सरकार है उसके पास बहुमत नहीं है, तो जो राज्यसभा होता है वो कभी विघटित नहीं होता है, तो राज्यसभा में इसको लाने का कोई औचित्य ही नहीं बनता। इसीलिए जो अविश्वास होता है वो हमेशा लोकसभा में लाया जाता है। भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन, कि लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त की जाती है? तो ये है इनमें से सभी के द्वारा, मतलब कि लोकसभा की बैठक को स्थगित भी किया जा सकता है, विघटन भी किया जा सकता है, सत्रावसान भी किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? ये हो सकती है 552। अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि 552 का जो लक्ष्य रखा गया है, मतलब इतनी सीटें हैं, ये कब तक है, मतलब किस सन तक? अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइए। ये है 2026 तक, मतलब कि 2026 तक 552 सीटें ही रहेगी। उसके बाद संसद चाहे तो इसे बढ़ा सकता है। अगला क्वेश्चन, कि लोकसभा सदस्य अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? ये देते हैं हमेशा लोकसभा के अध्यक्ष को। अगला क्वेश्चन, कि लोकसभा सदस्यों के नियोग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय कौन लेता है? ये लेते हैं हमेशा लोकसभा के स्पीकर, मतलब कि लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन, कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? ये क्वेश्चन तो कई बार रिपीट हो चुका है और हालांकि ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण भी है। तो राज्यसभा में किया जाता है 12 और लोकसभा में किया जाता है 2। लोकसभा में जिनको किया जाता है उनको कहा जाता है एंग्लो इंडियन, और जो राज्यसभा में किए जाते हैं इनको कई क्षेत्रों से मनोनीत किया जाता है। अगला क्वेश्चन, कि कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो ये है उत्तर प्रदेश, 80 लोकसभा प्रतिनिधि भेजता है ये। अगला क्वेश्चन, कि अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? अस्थायी इसको करता है राष्ट्रपति। और देखिए इसकी जरूरत कब पड़ती है। मान लीजिए जब कोई एक नई लोकसभा चुन के आती है, जैसे कि इस समय 16वीं लोकसभा चुनी गई है और यही सरकार में है, तो यहाँ पे जो नई लोकसभा चुन के आती है वहां पे कोई स्पीकर नहीं होता है पहले दिन, तो सबको शपथ दिलवाने के लिए उसमें से एक व्यक्ति को राष्ट्रपति शपथ दिलवाता है और उसे अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष चुना जाता है।
ये व्यक्ति ऐसा होता है जो कई बार लगातार चुन के आता है, तो इसे राष्ट्रपति चुन देता है और ये अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष होता है। ये सभी सदस्यों को शपथ दिलवाएगा और उसके बाद शपथ दिलवाने के बाद उसमें से एक लोकसभा का स्पीकर चुना जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो ये हुआ था 1952 में। अगला क्वेश्चन कि भारतीय संसद में शामिल है, तो अभी हम बता चुके हैं भारतीय संसद में होता है लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, ये तीनों मिला के भारतीय संसद में शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन कि बजट सबसे पहले किसके द्वारा पारित किया जाता है? तो बजट किया जाता है सबसे पहले लोकसभा में, क्योंकि जो वित्त बिल होता है आर्टिकल 110 के तहत जो भी वित्त बिल, फाइनेंशियल बिल होती है, उसको लोकसभा में पास करवाना जरूरी होता है। फाइनेंशियल बिल के लिए राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं होता है। जिस बिल को भी अगर लोकसभा अध्यक्ष कह दे कि यह वित्तीय बिल है या फिर फाइनेंशियल बिल है, तो उसको राज्यसभा में कोई पास कराने की जरूरत नहीं है। हालांकि पास कराया जाता है, लेकिन यहाँ पे अगर राज्यसभा उसे रोके या फिर कोई चेंज कराए तो जरूरी नहीं है कि वो रुकेगा या फिर चेंज होगा। ये लोकसभा की मर्जी है, लोकसभा चाहे तो चेंज कर सकता है, चाहे तो नहीं कर सकता है। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।